बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने बीए तृतीय वर्ष में अर्थात बीए पार्ट 3 अर्थात बीए थर्ड ईयर में या फिर बीए बात की जाए तो जो लास्ट ईयर होता है उसमें अगर आपने भूगोल अर्थात जियोग्राफी सब्जेक्ट लिया है तो आपके लिए यह लेक्चर एक प्रकार से पूर्ण रूप से समर्पित रहेगा। और पेपर 1 जो होता है जियोग्राफी का, जिसका नाम है जियोग्राफिकल थॉट्स अर्थात भौगोलिक विचारधारा या फिर भौगोलिक चिंतन के मूल आधार या फिर भौगोलिक चिंतन, जो भी आप समझें, सब एक ही बात है। तो भौगोलिक विचारधारा अर्थात जियोग्राफिकल थॉट वाला जो पोर्शन है पेपर 1 का नाम है खास करके। तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम्स में वो कैसे प्रश्न आएंगे और उसके उत्तर आपको कैसे लिखने होंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक अवश्य देखेंगे, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपका कोई अन्य सब्जेक्ट है तो उससे भी रिलेटेड आपके शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर वीडियो अवेलेबल करवाई जाती है, लगातार लाइव क्लास आपकी होती है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स इसमें रखे गए हैं। पिछले 5-6 सालों में जो भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं उनमें ऐसे प्रश्न खास करके जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं उनको इस मॉडल पेपर में समाहित करने का प्रयास किया गया है 2022 के छात्र छात्राओं के लिए। और आने वाली जो आगामी परीक्षा 2023 की है उसके लिए, तो 23 और 22 के दोनों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद में जो छात्र छात्राएं आएंगे उनके लिए जो है नया सिलेबस होगा और नई तरीके से चीज़ें होंगी जो 24-25 में होगा। तो हालांकि ये जो अब की बार जो सेकंड ईयर में है वो जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो उनके लिए यही रहेगा, यही काम आएगा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। बीए तृतीय वर्ष, बीए लास्ट ईयर, इन सभी का जो है यह लेक्चर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है भूगोल के प्रश्न पत्र। आइए हम देख लेते हैं भाई भूगोल से कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम से बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे। ओके, चांसेस किसके ज़्यादा हैं देखते हैं भाई। बड़े ही आसानी से हम हर एक मुद्दे को समझेंगे। बीए तृतीय वर्ष भूगोल का पेपर 1 भौगोलिक विचारधारा अर्थात जियोग्राफिकल थॉट, जियोग्राफी का एक प्रकार से पेपर 1 है, मॉडल पेपर है 2022 का। 23-24 का लिए भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स इसमें बताए जाएंगे आपको। क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे होंगे, इसके आंसर्स में बताने का प्रयास करूंगा। एक मॉडल पेपर सभी विश्वविद्यालयों के लगभग जो है लगभग मॉडल के तौर पर मैं देने का प्रयास करता हूँ। इसमें हम जो है 10 अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, 10 लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को आपको बताएंगे और 5 दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से 25 प्रश्न आपके हो जाएंगे और यही सफिशियंट हो जाएगा आपके, चाहे जो भी विश्वविद्यालय हो। अगर उस विश्वविद्यालय में जियोग्राफी का पेपर 1 जो है उसका नाम है जियोग्राफिकल थॉट, निश्चित तौर पर आपको यही पढ़ना पड़ेगा। और लगभग सभी विश्वविद्यालयों में बात की जाए, चाहे जो भी विश्वविद्यालय हो, पेपर सिलेबस जो है आपका यही है। सिलेबस अगर आपको नहीं पता तो जियोग्राफिकल थॉट का सिलेबस आपके शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर पहले से अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं भाई। सभी प्रश्न पहला अनिवार्य होता है खंड आ के 50 शब्दों में इसको आपको लिखना होगा। किसी किसी विश्वविद्यालय में आपको 100 शब्द या फिर 200 शब्द लिख सकता है, तो आप परेशान मत होइएगा। तो अगर अति लघु उत्तरीय होगा तो 50 शब्द, लघु उत्तरीय होगा तो 200 शब्द, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्नों को 200 शब्दों में आपको लिखना होता है और दीर्घ उत्तरीय शब्दों को आपको 500 शब्द। किसी किसी विश्वविद्यालय में अगर आपके लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या नहीं है तो उसमें 1000 शब्दों में लिखना होता है। जैसे किसी किसी में 10 प्रश्न दिए जाते हैं दीर्घ उत्तरीय के, उनमें से केवल 4 प्रश्न आपको करने होते हैं। किसी किसी में 10 लघु उत्तरीय और आपके 5 जो है या 4 जो है अति लघु मतलब कि दीर्घ उत्तरीय दिए जाते हैं। उन 4 में से आपको जो है लगभग 3 लघु उत्तरीय मतलब दीर्घ उत्तरीय करने होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से फंडा होता है। तो आप अपने मॉडल पेपर के हिसाब से देखिएगा। बाकी इसमें जो 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा यहीं से आपके प्रश्न पेपर मतलब प्रश्न पत्र में भी आने का प्रयास रहेगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है भाई कि भूगोल की परिभाषा बताइए। सबसे पहली बात, जब भी आप जियोग्राफी पढ़ेंगे, भूगोलिक चिंतन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको जियोग्राफी की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो जियोग्राफी का अर्थ क्या, सबसे पहले ये आप जान लो। हो सकता है आपसे पूछ ले भूगोल का अर्थ बताइए, तो क्या बताएंगे, तो आप ये भी जान लीजिएगा। भूगोल जो शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों, वो अंग्रेजी भाषा के किससे बना है, जियोग्राफी शब्द से बना। किससे बना है, भूगोल शब्द जो है हिंदी का, वो अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जियोग्राफी जो शब्द है वो किससे बना है, वो बना है मेरे प्यारे दोस्तों जी और प्लस किससे बना है, ग्राफो से बना है। किससे, जी प्लस ग्राफो से बना है, या कहीं कहीं पर जियो प्लस ग्राफिया से बना है। दोनों बात एक ही है, जिसका मतलब होता है कि पृथ्वी का वर्णन करना। जियो मतलब होता है, जियो मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जियो माने होता है आपका जो है पृथ्वी अर्थात अर्थ, और ग्राफी मतलब होता है वर्णन करना अर्थात डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना अर्थात जो है पृथ्वी तल का जो अर्थ सरफेस है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। ये इसकी आम परिभाषा है। और
संस्कृत की परिभाषा देखेंगे व्युत्पत्ति परख, तो भू प्लस गोल जो है गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। भू प्लस गोल दो धातुओं से मिलकर के संस्कृत के बना है भूगोल शब्द हिंदी का। तो ये भू माने होता है भूमि और गोल मतलब होते हैं गोलाकार, तो गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन ही या भूमि का अध्ययन ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ये बात संस्कृत जो है वेदता मतलब कि संस्कृत के शब्द से हम देखेंगे तो मिलती है। तो इसका अर्थ हो गया भाई। अब परिभाषा समझ लो, परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे कि भूगोल पृथ्वी तल तथा उसके निवासियों का विज्ञान है। क्या लिखेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखिएगा कि भूगोल पृथ्वी तल तथा उसके निवासियों का विज्ञान है। ये पहला चीज लिख देंगे। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि जियोग्राफी इज द साइंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स हैबिटेंट्स। ओके, आप आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी परिभाषा आप वहीं पर लिख सकते हैं, मोक हाउस महोदय के अनुसार लिखेंगे कि मोक हाउस महोदय ने भूगोल की परिभाषा मतलब भूगोल की परिभाषा को देते हुए कहा है कि क्या, डबल इनवर्टेड कॉमा लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय भिन्नता के साथ मानव निवास के स्वरूप में अध्ययन होता है। मतलब इसका यह है कि भूगोल जो होता है वो पृथ्वी तल पर कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्षेत्रीय भिन्नता मतलब कि इस क्षेत्र में क्या है, पहाड़ पर्वत है, रिवर है, क्या है, और दूसरे क्षेत्र में वहीं पर क्या है, इन सभी के साथ साथ मानव का निवास कहाँ पर कैसे है, अलग अलग स्थानों पर मानव निवास, अलग अलग स्थानों पर उसका क्षेत्र, अलग अलग स्थानों पर भिन्नता किस प्रकार से और समानता पाई जाती है, इन्हीं का अध्ययन होता है खास करके भूगोल, और कुछ नहीं होता है, ऐसा बताते हैं मोक हाउस महोदय। जबकि आप और भी लिख सकते हैं, जैसे रिचर्ड हार्टसन एक व्यक्ति हैं, तो रिचर्ड हार्टसन जो व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि भूगोल जो है वह विज्ञान होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उसकी जो वो होता है व्याख्या मानव संसार के रूप में करता है, तथा पृथ्वी तल के विभिन्न घटना दृश्यों के विविध जो है वर्ती वितरणों के मतलब वितरणों और समृद्ध अंतर संबंधों का शुद्ध एवं क्रमबद्ध तथा परमीय वर्णन करता है। तो ये थोड़ी लंबी परिभाषा थी, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं कि इसको आप इतनी लंबी परिभाषा याद रखें। अपने हिसाब से एक परिभाषा देंगे, अतः विभिन्न विद्वानों के अनुसार विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ने के तदुपरांत हमारे अंदर इस ज्ञान का संचार होता है कि हम इस परिभाषा को लिख सकते हैं। जियोग्राफी की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। तो आप लिख दीजिएगा कि भूगोल जो है क्या है भाई, भूगोल का मतलब है कि पृथ्वी तल पर जो पाई जाने वाली विषमताएं हैं, पाई जाने वाली भिन्नताएं हैं, उनका चाहे वो मानव किसके क्रियाकलापों से संबंधित हो, चाहे वो जो है पृथ्वी के सरफेस पर जो है उच्चावच से संबंधी जो है संरचना हो, उन सभी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल करना। सिंपल सी परिभाषा, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते थे। ओके, भूगोल शब्द आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बात ध्यान रखेंगे, तो इसमें आपको जो है प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है भाई। दूसरा प्रश्न है कि भूगोल में योगदान देने वाले प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ताओं का नामोल्लेख कीजिए। क्या प्रश्न है भाई, प्रश्न आपके समक्ष है कि भूगोल में जो है जिन्होंने, प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है कि भूगोल में जो यूनानी भूगोलवेत्ता हैं उनके क्या योगदान है, उनके बारे में आपको उनका नाम उल्लेख कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भूगोल में यूनानी भूगोलवेत्ताओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो कैसे आप नाम उल्लेख करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से बताने का प्रयास करें। जितने भी लोगों को पता हो कुछ यूनानी विद्वानों के नाम, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आपको पता है तो लिखेंगे, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ताओं का नाम कैसे लिखेंगे भाई। भारतीय भूगोलवेत्ता पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे, आर्यभट्ट हो गए, भास्कराचार्य हो गए, आचार्य ब्रह्मगुप्त हो गए, बारामिहिर हो गए आपके, ये सब क्या है, भारतीय भूगोलवेत्ता है। आपसे पूछे कि जो है यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में पूछा गया है ना, तो यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में आप लिखेंगे, जैसे कि होमर हो गए, थेल्स हो गए, आपके अनेक्सिमेंडर हो गए, हिकेटियस हो गए, हेरोडोटस हो गए, पाइथागोरस है, ये सब कहाँ के हैं, ये सब मेरे प्यारे दोस्तों जो है यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। चाहे आप यूनानी भूगोलवेत्ता आपसे पूछे और चाहे ग्रीक भूगोलवेत्ता पूछे, तो आप सीधे सीधे क्या बताएंगे भाई कि जैसे कि होमर, थेल्स, अनेक्सिमेंडर, पाइथागोरस, हेरोडोटस, हिकेटियस, ये सब वहीं के अरस्तु हो गए, थियोफ्रेस्टस हो गए, और उसके बाद में पीथीसियस हो गए, इरेटास्थनीज हो गए, टालेमी हो गए, जो है पोसिडोनियस हो गई, जो है हिपार्कस हो गए, पोलिबियस हो गए, ये सब जो है कहीं ना कहीं पे कहाँ के यूनानी भूगोलवेत्ता ही हैं। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, पूछा क्या गया है कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं का नाम उल्लेख कीजिए, तो इतना सारा नाम आपके लिए शायद जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, क्लियर हो गया। तो भूगोल में जो है आपको पता होगा कि हाँ कितने जो है यूनानी भूगोलवेत्ताओं का नाम उल्लेख हो गया ना।
एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो फिर से सुन लीजिएगा एक बार। क्या क्या भाई? होमर पहला लिख दीजिएगा होमर, दूसरा लिख दीजिएगा थेल्स हो गए, तीसरा क्या लिख देंगे अलेक्जेंडर, चौथा क्या हिकेटियस, पांचवा क्या लिखेंगे हेरोडोटस, छठवां क्या अरस्तु हो गए, सातवां कौन सा भाई थियोफ्रेटस, आठवां आप लिख सकते हैं इराटासनीज महोदय को जो कि भूगोल के जनक भी हैं, नौवां आप लिख सकते हैं पोलीबियस को, और 10वां लिख सकते हैं आपको क्या भाई टॉलेमी को। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो है किन्हीं तीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखे, तो भी आप तीन के लिख दीजिएगा हेरोडोटस, हम जो है हमबोल्ट, एनेक्सीमेंटर, ये सब यूनानी भूगोलवेत्ता है, हमने आपको बता दिया। आपसे पूछे कि होमर की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखें, तो होमर की दो पुस्तकों के नाम आप याद रखिएगा, इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी ये दो पुस्तक बड़ी फेमस है होमर की, और एग्जाम्स में लगातार प्रश्न आता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। इलियड और ओडिसी जो है पुस्तक वो किसकी है? होमर महोदय की पुस्तक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न आपका, आपसे पूछे किन्हीं तीन रोमन भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखेंगे, क्या किन्हीं तीन रोमन भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखे, तो क्या बताएंगे आप भाई? रोमन भूगोलवेत्ताओं में जैसे कि आपके हो गए स्ट्रैबो, पंपोनियस, मेला, प्लिनी, ये सब कहाँ के भाई? ये सब रोमन भूगोलवेत्ता है। कहाँ के भाई? रोमन भूगोलवेत्ता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपकी, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, रोमन भूगोलवेत्ता जैसे कि पोलीबियस, स्ट्रैबो हो गए आपके, और हमने और आपको बताया क्या भाई? पंपोनियस, मेला। ओके, प्रथम ईस्वी में खास करके, और उसके बाद में प्लिनी हो गए, सेनिका भी आप यही की हैं, और भौगोलिक मतलब भौतिक भूगोल के विषय में इन्होंने लिखा है। सेनिका महोदय ने भूकंपों के आने के कारण को बताया है, शैलों की क्षरण क्रिया के बारे में बताया, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है इसको भी सेनिका महोदय ने बताया। प्लिनी जो है ये रोम के प्रसिद्ध इतिहासकार भी हैं, और इन्होंने एक प्रकार से, इनका जन्म हुआ था ट्रांस जो है पादने नामक गांव में जो है हुआ था इनका जन्म। प्राकृतिक इतिहास नामक ग्रंथ की रचना प्लिनी ने करी है, जो कि 37 खंडों में प्रकाशित भी हुई है। इसके प्रथम 2 खंडों में आकाशीय पिंडों की बात बताई गई है, और पृथ्वी की आकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है, धरातल कैसा है, ऋतुएं कैसे कैसे परिवर्तित होती है, ये सब बताया गया है प्लिनी के प्राकृतिक इतिहास नामक पुस्तक में। ओके, और तीसरे से छठवें खंडों में प्रादेशिक भूगोल का वर्णन किया गया है। 7वें से 11वें खंड के बीच में जो है जीव विज्ञान और मानव शास्त्र का वर्णन मिलता है, और जो शेष खंड आपके बचते उसमें वनस्पति विज्ञान का वर्णन जो है इन्होंने किया है। और मुख्य रूप से बता दी जाए तो प्लिनी जो है वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है इनका, और वैज्ञानिक तथ्यों से भरपूर ग्रंथ है प्लिनी का प्राकृतिक इतिहास। ओके, तो कई बातें हैं, हम चर्चा करते रहेंगे किसी किसी विद्वानों के अनुसार कि क्या क्या चीज़ उन्होंने करी है, हालांकि हम देखेंगे। ओके, आपसे पूछ सकता है कि बारहमिहिर और भास्कराचार्य की एक एक पुस्तकों के नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? बारहमिहिर की एक बड़ी फेमस पुस्तक है पंच सिद्धांतिका। बारहमिहिर की एक पुस्तक कौन सी है? फेमस भौगोलिक पुस्तक है पंच सिद्धांतिका, उसमें भौगोलिक ज्ञान के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और भास्कराचार्य की जो पुस्तक है एक, उसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। क्या नाम है पुस्तक का भाई? सिद्धांत शिरोमणि। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम से पूछा सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई आपकी बातें। अब आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। अगर आपके जो है अगर आपसे पूछ ले कि किन्हीं तीन जो है अरब भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखेंगे, तो अरब भूगोलवेत्ता में क्या लिखेंगे भाई? पहला आप डाल दीजिएगा अल मसूदी, दूसरा क्या डाल देंगे भाई? अल बरूनी, तीसरा क्या डाल देंगे आप? अल इदरीसी। तो सब में अल लगेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अल मसूदी, अल बरूनी, अल इदरीसी, ये तीन भूगोलवेत्ता अरब के याद रखिएगा, आपके एग्जाम से पूछ सकता है। अल इदरीसी जो है इन्होंने विभिन्न जलवायु जो है प्रखंडों को उप विभागों में बांटा था, और मतलब कि उन उप विभागों में जैसे कृषि हो गई, वनस्पति, पशु, धरातल, इन सभी के बारे में जो है वर्णन किया है अल इदरीसी महोदय ने। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ओके, अल मसूदी खास करके बात की जाए तो अल मसूदी जो हैं ये पृथ्वी के चारों ओर 7 आसमान अथवा वायुमंडल को 7 परतों में विभाजित करने का इन्होंने जो है करके बताया। और इस समय सौर ऊर्जा के आसमान वितरण पर भी इन्होंने प्रकाश डाला था उस समय के, और इसका प्रमुख कारण सूर्य की किरणों का तिरछापन बताया था इन्होंने। अरब विद्वानों के अनुसार अरब विद्वानों ने क्या बताया कि सूर्य की गर्मी से हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है और वाष्पीकरण होता है। गर्म हवा जब ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो गर्मियों में बनने वाले जो बादल होते हैं सूखे और शीतलता में क्या हो जाते हैं? भारी हो जाते हैं, और उससे क्या होती है? बारिश होती है। ये बात कहीं ना कहीं पे अरब भूगोलवेत्ताओं ने हमको बता रखी है, लेकिन जो है हमारे जो भूगोलवेत्ताओं ने भी इस पर मेंशन किया है। तो ये सब आपको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपका क्या है भाई? अगला प्रश्न आपका है पंपोनियस, मेला, बारहमिहिर और भास्कराचार्य की एक एक पुस्तक के नाम लिखिए। तो हमने आपको बता दिया था भाई किसकी किसकी पुस्तक के बारे में बताया है आपको। आपसे पूछा गया है कि बारहमिहिर, पंपोनियस, मेला,
तो 12 पंपोनियस मेला की पुस्तक के नाम भाई, पंपोनियस मेला की पुस्तक का क्या नाम है? तो पंपोनियस मेला की पुस्तक एक है कॉस्मोग्राफी। देखिए तीसरा प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा प्रश्न हमने बताया ही था कि अभी अभी आ जाएगा, हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि हमने इस प्रश्न को भी रखा है। पंपोनियस मेला, देखिए पंपोनियस मेला, बारहमिहिर और भास्कराचार्य की एक एक पुस्तक का नाम लिखिएगा। एग्जाम से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, तो पंपोनियस मेला की पुस्तक का नाम याद रखिएगा। पंपोनियस मेला कहाँ के भूगोलवेत्ता है? तो रोमन भूगोलवेत्ता है, बात ध्यान रखिएगा। पंपोनियस मेला जो है रोमन के भूगोलवेत्ता हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पंपोनियस मेला की पुस्तक का नाम आप रखेंगे कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी इनकी एक पुस्तक है। दूसरी पुस्तक का नाम आप डिकोरोग्राफिया, डिकोरोग्राफिया और कॉस्मोग्राफी, डिकोरोग्राफिया एंड कॉस्मोग्राफी, ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? पंपोनियस मेला की हैं। इसको ध्यान रखिएगा। बारहमिहिर की पुस्तक कौन सी भाई? बड़ी फेमस पुस्तक है, पंच सिद्धांत का, हमने आपको बता दी। और भास्कराचार्य जी की कौन सी पुस्तक है? एक लिख सकते हैं आप, सिद्धांत शिरोमणि, बड़ी फेमस पुस्तक है। ओके, तो ये चीज़ हो गई आपकी। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या आ चुका भाई? अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? चौथा नंबर प्रश्न है कि हमबोल्ट के द्वारा, प्रश्न क्या है? हमबोल्ट द्वारा प्रतिपादित भूगोल की परिकल्पनाओं का उल्लेख कीजिए। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में मजा आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी दोस्तों को इस वीडियो को दिखा दीजिए। विश्वास मान कर चलिए कि 2022 की परीक्षा आप चीड़ फाड़ दोगे, एकदम से अच्छे तरीके से आपको नंबर आएंगे, आप टॉप भी कर सकते हो। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप पिछले वर्ष का 2021 का मॉडल पेपर मेरा देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो पेपर वगैरह हुए हैं उसको भी हमने डाल रखा, तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा आपकी, वहां से आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा। ओके, हमबोल्ट द्वारा प्रतिपादित भूगोल की परिकल्पनाओं का उल्लेख कीजिए। हमबोल्ट के द्वारा प्रतिपादित भूगोल की परिकल्पनाओं का उल्लेख कीजिए। तो हमबोल्ट महोदय ने खास करके जो है 7 परिकल्पनाएं प्रतिपादित की थी। किसने? हमबोल्ट महोदय ने खास करके 7 परिकल्पनाएं जो है क्या करी भाई? 7 परिकल्पनाएं जो है प्रतिपादित की है हमबोल्ट महोदय ने। ठीक, और उन 7 को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। हमबोल्ट का जो जन्म हुआ था 1769 ईस्वी में, बर्लिन के एक शाही परिवार में इनका जन्म होता है। 18 वर्ष तक जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, और इसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए फ्रैंकफर्ट अर्थात पश्चिमी जर्मनी में चले गए। वहीं पर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर के दर्शन और कानून का अध्ययन किया। उसके बाद में जो है फैबर्ग में जो है इन्होंने वनस्पति विज्ञान, खनिज एवं भूगर्भशास्त्र विषयों का भी अध्ययन किया। हमबोल्ट की रुचि बचपन से ही भ्रमण और विभिन्न विषयों के ज्ञानार्जन में रही है। अतः उन्होंने क्या किया भाई? 20 वर्ष की आयु में ही इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस की भी यात्रा कर ली थी। और इसी यात्राओं के दौरान इन्होंने सन जो है 1789 ईस्वी में क्या किया? राइन लैंड का भी भ्रमण किया और राइन नदी की तलहटी पर मिलने वाले बेसाल्ट पर एक लेख लिखा। निम्न राइन के प्रदेशों की संक्षिप्त भूवैज्ञानिक व्याख्या ये नाम से प्रस्तुत है। तो हमबोल्ट जॉर्ज फॉस्टर के जो है भौगोलिक विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। जॉर्ज फॉस्टर के विचारों से प्रभावित कौन हुए थे भाई? जो है हमबोल्ट महोदय। और 1791 ईस्वी में फैबर्ग में खानों के स्कूल में कार्य किया, जहां से जो है इनको प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता वार्नर से सीखने में जो है प्राप्त सहयोग मिला। हमबोल्ट की खोज जो है बड़ी अच्छी है। जैसे कि इनका जो पहला परिकल्पना है कौन सी भाई? वो है पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में। क्या? पृथ्वी तल की संकल्पना इन्होंने करी है मानवीय निवास के रूप में, पहली। दूसरी आप क्या लिखेंगे भाई? दूसरी लिखेंगे कि भूगोल संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान। क्या? भूगोल संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान, ये लिखेंगे। यहाँ पर आपको जो हमने शुरुआत में इनका जीवन परिचय वगैरह बताइए, ये आपको नहीं ध्यान में रखना उतना ज़्यादा, लेकिन आप कुछ मात्रा में ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक, हमबोल्ट द्वारा प्रतिपादित भूगोल की संकल्पनाओं को मैं बता रहा हूँ। पहली संकल्पना क्या है? मुख्य रूप से 7 संकल्पनाएं इनकी जो है वो जो है उसका उल्लेख मिलता है। इन्होंने प्रतिपादित की है 7 परिकल्पनाएं। पहली है पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में। दूसरी क्या है? भूगोल संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान। तीसरी कौन सी संकल्पना इनकी भाई? सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। ये भी एक संकल्पना इन्होंने ही दी है। क्या? कि सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, ये बात भी कही। चौथी जो है इनकी संकल्पना क्या है भाई? चौथी संकल्पना है भूगोल संबंधों का अध्ययन है। क्या है? भूगोल संबंधों का अध्ययन है। बड़े ध्यान से सारी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर यह प्रश्न एग्जाम से में आएगा। चौथा परिकल्पना इनकी क्या है? भूगोल संबंधों का अध्ययन है।
पांचवी संकल्पना इनकी क्या है भाई, हमबोल्ट महोदय की पांचवी जो संकल्पना इनकी है वो कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ। क्या, सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ, ये पांचवी संकल्पना है। छठवीं संकल्पना कौन सी भाई, छठवीं संकल्पना आपकी है इनकी हमबोल्ट महोदय की कि भूगोल में दृश्य घटनाओं की समझ। क्या, भूगोल में दृश्य घटनाओं की समझ। पांचवी कौन हमने बताई थी, सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ। और दूसरी क्या बताई हमने छठवीं नंबर पे, भूगोल में दृश्य घटनाओं की समझ। और सातवीं और लास्ट जो इनकी परिकल्पना है वो कौन सी है, प्रकृति की एकता। तो ये इनकी परिकल्पनाएं हैं जो कि हमबोल्ट के द्वारा प्रतिपादित की गई। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि कांट द्वारा भूगोल का वर्गीकरण कैसे मतलब प्रस्तुत कीजिए। आपसे इसे प्रश्न पूछ लिया कि कांट, इमैनुअल कांट के द्वारा भूगोल का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, तो कैसे आप बताएंगे। क्या, तो कांट ने भूगोल का वर्गीकरण कैसे किया है भाई, इसको आपको बता दें, हो सकता है एग्जाम से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो पहला इन्होंने बताया क्या भाई, भौतिक भूगोल। दूसरा क्या बताया, गणितीय भूगोल बताया। तीसरा क्या बताया आपका नैतिक भूगोल। तीसरा क्या बताया, नैतिक भूगोल। और चौथा क्या बताया भाई, चौथा बताया राजनीतिक भूगोल। पांचवा बताया वाणिज्यिक भूगोल। और छठवां कौन सा बताया भाई, छठवां बताया वातावरण जो है विश्वास भूगोल। क्या, वातावरण विश्वास भूगोल। तो ये सारे की सारी चीज़ें तो आगे हम समझते हैं भाई। अगला क्या हमने बताया, हमने आपको जो है कांट के द्वारा जो भूगोल का वर्गीकरण उन्होंने किया उसको हमने आपको बता दिया कि भौतिक भूगोल पहला, दूसरा गणितीय भूगोल, तीसरा नैतिक भूगोल, चौथा राजनीतिक भूगोल, पांचवा वाणिज्यिक भूगोल, छठवां आपका वातावरण विश्वास भूगोल। ये 6 भूगोलों में जो है भूगोल का वर्गीकरण किया किसने, इमैनुअल कांट ने। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम से प्रश्न आपसे हो सकता है बन जाए। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि एक वीडियो में आप बहुत ज़्यादा जानकारी पा रहे हो, ये आप विश्वास मान कर चलिए कि ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं पे और जो है उस पार नैया के करवाएगी और आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाएगी, निश्चित तौर पर बता रहा हूँ। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हमबोल्ट के द्वारा प्रतिपादित भूगोल, ये तो हो गया आपका। अगला है 5वां नंबर, 19वीं शताब्दी के 3 महान जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। 19वीं शताब्दी के 3 महान जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा सकता है। तो 19वीं शताब्दी के जो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं उनमें कार्ल लिटर का नाम आप लिख सकते हैं। क्या, कार्ल लिटर। दूसरा नाम आप डाल सकते हैं फ्रेडरिक रेटजल। क्या, फ्रेडरिक रेटजल का नाम डाल सकते हैं। और तीसरा जो है नाम लिख सकते हैं अल्फ्रेड हैटनर। जो ये 3 जो है जर्मन के भूगोलवेत्ता हैं और 19वीं शताब्दी के हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपसे एग्जाम से प्रश्न क्या पूछ ले भाई, आपसे एग्जाम से अगर प्रश्न पूछे कि रेटजल की किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम बताइए। क्या पूछे, रेटजल के किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे। रेटजल चूंकि 19वीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेत्ता हैं तो इन्होंने 2 ग्रंथ जो है इनके बड़ी फेमस है। एक तो एंथ्रोपोजियोग्राफी रेटजल की है, ये एक फेमस रचना है। दूसरी राजनीतिक भूगोल। तो ये 2 रचनाएं आप याद रखिएगा किसकी भाई, रेटजल महोदय की। कौन, एंथ्रोपोजियोग्राफी और राजनीतिक भूगोलों के ये रेटजल की 2 ग्रंथ हैं, एग्जाम से पूछ सकता है। आपसे पूछेगा एग्जाम से, हो सकता है पूछ ले हमबोल्ट और कार्ल लिटर की 1-1 पुस्तकों के नाम बताएं, या फिर पूछ ले रेटजल, हमबोल्ट और कार्ल लिटर की 1-1 पुस्तकों के नाम बताएं, तो आप कैसे बताएंगे। तो आप आसानी से बताइएगा, हमबोल्ट और कार्ल लिटर जो है ये भी 19वीं शताब्दी के ही जर्मन भूगोलवेत्ता हैं और जो है इसे भूगोल का शास्त्रीय युग भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी को जर्मन भूगोलवेत्ता मतलब कि जर्मन भूगोल में क्या भूगोल का शास्त्रीय युग कहा जाता है। और हमबोल्ट की एक रचना है बड़ी फेमस है, कॉस्मॉस। कॉस्मॉस माने विश्व ही होता है, ब्रह्मांड होता है शायद। तो कॉस्मॉस माने क्या होता है, ब्रह्मांड होता है आपका। तो हमबोल्ट की एक रचना है कॉस्मॉस, बड़ी फेमस रचना है। तो हमबोल्ट की ये रचना आप ध्यान रखिएगा। और कार्ल लिटर की एक रचना है अर्धकुंडे। अर्धकुंडे बड़ी ही फेमस रचना है, एग्जाम्स में आए दिनों हमेशा पूछी जाती रहती है, हर एक पेपर में पूछी जाती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये भूगोल में ही पूछी जाए, सोशियोलॉजी में भी आ जाती है। तो आप लोग कार्ल लिटर की अर्धकुंडे नामक रचना भी ध्यान रखिएगा। कार्ल लिटर की अर्धकुंडे, हमबोल्ट की कॉस्मॉस, रेटजल की एंथ्रोपोजियोग्राफी और राजनीतिक भूगोल, ये सब रचनाएं आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, आपसे हैटनर की रचना के बारे में अगर पूछे तो क्या बताएंगे आप। आगे समझते हैं भाई। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको हमबोल्ट की एक रचना बताई कॉस्मॉस, याद रखिएगा। कार्ल लिटर की एक रचना बताई अर्धकुंडे, भी याद रखिएगा। हमने आपको बताई किसकी, एंथ्रोपोजियोग्राफी और राजनीतिक भूगोल रेटजल की, ये भी याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी के 3 जर्मन भूगोलवेत्ता का नाम क्या भाई, कार्ल लिटर, फ्रेडरिक रेटजल और अल्फ्रेड आपके हैटनर। ओके, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे हैटनर, अल्फ्रेड हैटनर की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम, एग्जाम्स में आए दिनों पूछा गया है पेपर में, तो आप ये इस प्रश्न का भी ध्यान रखिएगा। हैटनर जो हैं एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं और ख़ास करके ये 20वीं शताब्दी में आकर के जो है शुरुआती दौर में जो है खास करके बड़ी योगदान इन्होंने दिया है। तो इनकी 2 रचनाओं के नाम आप लिखिएगा। पहली रचना इनकी बड़ी फेमस है, 1927 में प्रकाशन में आती है।
1927 की रचना इनकी है भूगोल का विधि तंत्र। भूगोल का विधि तंत्र रचना किसकी भाई? तो ये जो है हैटनर महोदय की है। पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड हैटनर। ओके, ध्यान रखेंगे। तो अल्फ्रेड हैटनर की रचना है भूगोल का विधि तंत्र, 1927 में प्रकाशन में आई। और दूसरी रचना इनकी है 1933 ईस्वी से 35 ईस्वी के आसपास प्रकाशन में आती है, उसका नाम है तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। क्या नाम है? तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो भूगोल का विधि तंत्र 1927, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल तंत्र मतलब सॉरी जो है तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल 1933 से 35 में प्रकाशन माना जाता है इसका। तो ये दो रचनाएं जो है अल्फ्रेड हैटनर की, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रकार से जर्मन से रिलेटेड जो है जर्मन भूगोलवेत्ताओं से रिलेटेड कुछ बातें हो गई जो कि हमने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं और भी हम प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या भाई? अगला प्रश्न है, जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल के सांस्कृतिक तथ्यों को जो है कितने भागों में विभाजित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसके बारे में? जीन्स ब्रूंस के बारे में पूछ लिया गया। क्या प्रश्न है कि जीन्स ब्रूंस महोदय ने जो है किसके बारे में भाई? सांस्कृतिक तथ्यों, मानव भूगोल के सांस्कृतिक तथ्यों को कितने भागों में विभाजित किया है, आपसे प्रश्न पूछा गया है भाई। तो ये जो है इन्होंने मानव भूगोल कितने भागों में विभाजित किया है? कितने भागों में विभाजित किया है? किसने भाई? जीन्स ब्रूंस ने। तो आप बताएंगे क्या कितने भागों में? तो जीन्स ब्रूंस ने जो है मानव भूगोल के सांस्कृतिक तथ्यों को मुख्य रूप से 3 जो है भागों में विभाजित किया है और 6 उप विभागों में। कितने? 3 मुख्य भागों में और 6 उप विभागों में विभाजित किया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रथम वर्ग हम समझाते हैं आपको भाई। प्रथम वर्ग क्या है भाई इनका? प्रथम वर्ग में कुछ चीज़ें इन्होंने बताई। एक प्रथम वर्ग, एक द्वितीय वर्ग और एक तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, यहाँ पर 2 मैं लिख दे रहा हूँ, ये समझ आइएगा। द्वितीय वर्ग, ठीक, और तृतीय वर्ग। ये 3 जो है इसके मुख्य जो है मानव भूगोल के सांस्कृतिक तथ्यों को 3 खंडों में बांटा इन्होंने मुख्य रूप से। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। ओके, अब प्रथम खंड में इन्होंने 2 बांटा और द्वितीय में भी 2 बांटा और तृतीय में भी 2 बांटा। तो प्रथम वर्ग में इन्होंने 2 बांटा, पहला और दूसरा। प्रथम वर्ग में इन्होंने भूमि के जो है अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य या फिर मिट्टी के अनुत्पादक प्रयोग किए। जैसे कि पहला, सभी प्रकार के मकान और सभी प्रकार के मार्ग इन्होंने पहले वर्ग में रखा। सभी प्रकार के मकान और सभी प्रकार के मार्गों को इन्होंने पहले वर्ग में रखा। जबकि जो दूसरा वर्ग इनका है इसका भी 2 खंड है। द्वितीय वर्ग में इन्होंने पशु एवं पौधों पर मानव की विजय संबंधी तथ्य बताए हैं। पहला इन्होंने बताया क्या भाई? पहला बताया बोया हुआ क्षेत्र और दूसरा क्या बताया? जो कि पाले हुए जो पशु हैं, यानी कि बोया हुआ जो क्षेत्र है वो भी मानव भूगोल का द्वितीय वर्ग में आता है और जो पशु आप जितने भी जो है पाले हुए पशु हैं मनुष्य के, वो भी दूसरे वर्ग के अंतर्गत दूसरे वाले पोजीशन में आते हैं। तीसरे के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया भाई? तीसरे में इन्होंने जो है रखा है विध्वंसात्मक आर्थिक तत्व जो हैं। जैसे कि पहले में इन्होंने रखा क्या? पहले में रखा है खनिजों का शोषण एवं विदोहन। ये खनिजों का उत्पादन कैसे किया जाता है, उसका शोषण, खनिजों को जो है दोहन कैसे किया जाता है, इससे कोयला निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा, कोयला को निकालना, ये सब तृतीय वर्ग में रखा। और दूसरा क्या भाई? दूसरा जिन्होंने रखा जो है तृतीय वर्ग में पौधों एवं जंतुओं का वितरण, मतलब कि पौधों एवं जंतुओं का जो है वितरण कहाँ कहाँ पर कैसे है, ये चीज़ें। तो इन्होंने मानव भूगोल के जो है सांस्कृतिक तथ्यों को इन्होंने मुख्य रूप से 3 खंडों में बांटा और जो है 6 उपखंडों में बांटा है। ओके, तो 6 उपविभाग हैं, हमने आपको 6 के 6 बता दिए। और जो है प्रथम में 2 बताया हमने, द्वितीय में 2 बताया, तृतीय में 2 बताया। ओके, तो प्रथम वर्ग एक बार फिर सुनिएगा। प्रथम वर्ग में भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय के बारे में इन्होंने या फिर मिट्टी के अनुत्पादक प्रयोग के बारे में इन्होंने बताया 2 चीज़ें कि सभी प्रकार के मकान और सभी प्रकार के जो मार्ग हैं ये प्रथम वर्ग में आते हैं। द्वितीय वर्ग में पशु एवं पौधों पर मानव की विजय संबंधी तथ्य है, जैसे बोया हुआ बीज, ये सब पौधों और जो है पर है और पाले हुए पशु दूसरा। तो ये हो गया द्वितीय वर्ग में। तृतीय वर्ग में आपका विध्वंसात्मक आर्थिक तंत्र में जैसे कि पहला खनिजों का शोषण या विदोहन, दूसरा क्या भाई? पौधों एवं जो है पशुओं का वितरण। तो ये हो गया आपका। ओके, तो ये ऐसा किन्होंने बताया? जीन्स ब्रूंस महोदय ने बताया है। तो हमने आपको इतना बता दिया। अगर आपसे पूछे एग्जाम्स में कि 20वीं शताब्दी के किन्हीं 3 फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के नाम बताएं या किन्हीं 3 फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का नाम उल्लेख करें, ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया गया। 20वीं 19वीं ना पूछे। हालांकि आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, कठिन से कठिन पेपर बनाने का प्रयास अगर करे तो भी इतना ज़्यादा कठिन नहीं बना पाएगा, बस यही पूछेगा 20वीं शताब्दी के। तो आप ध्यान रखिएगा भाई, एक प्रश्न यही भी ध्यान रखिएगा कि जर्मन भूगोलवेत्ता हमने आपको बता दिए थे। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के नाम याद रखिएगा। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में 20वीं शताब्दी में खास करके कौन आते हैं भाई? विडाल डी ला ब्लास बड़े ही फेमस हैं, और जीन्स ब्रूंस और डिमांजिया। विडाल डी ला ब्लास और उसके बाद में हमने क्या बताया भाई? जीन्स ब्रूंस
बिडाल लीला ब्लास, वर्णि लीला ब्लास का जन्म 1848 में हुआ, मृत्यु 1918 में हुई। और इनको बिडाल लीला ब्लास को मानव भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है और यथार्थ में चिरसम्मत भाषाओं का जो है विद्वान भी इनको कहा जाता है। और भूगोल में उनकी रुचि जो है 1865 ईस्वी में विकसित होती है, जब वह एथेंस में पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे बिडाल लीला ब्लास, तभी जो है इनको जो है बिडाल लीला ब्लास को जो है अध्ययन कर रहे थे। बाद में बिडाल ने नैन्सी विश्वविद्यालय में 1872 ईस्वी से 1877 ईस्वी तक भूगोल का अध्यापन भी किया और उसके बाद उसने भूगोल के प्राध्यापक के रूप में जो है इकोले में कार्य आरंभ कर दिया। और 1891 में उच्च कोटि के भौगोलिक लेखों के प्रकाशन के लिए एक व्यवसायी पत्रिका की स्थापना भी करी। वह पत्रिका जो है एनाल्स डी जियोग्राफी कहलाती थी। ब्लास ने 1894 में एटलस जर्नल ब्लास का प्रथम संस्करण भी प्रकाशित करवाया था। तो ये कई बातें हैं। इनकी मृत्यु 1896 में जो है 1896 से उसकी मृत्यु 1918 पर्यंत तक वह जो है सोरबोन विश्वविद्यालय में जो है भूगोल का प्राध्यापक रहा। 1896 से 1918 तक ये प्राध्यापक रहे सोरबोन विश्वविद्यालय में। और ख़ास करके जो है भूगोल के शिक्षकों को 26 वर्ष तक शिक्षा जो है ये देते रहे। तो कई बातें हैं जो है बिडाल लीला ब्लास बड़े फेमस हैं, तो एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है बिडाल लीला ब्लास के बारे में। ठीक। और जीन्स ब्रूंस भी बड़ी फेमस हैं। जीन्स ब्रूंस का जन्म 1869 ईस्वी में होता है और ये बिडाल डीला ब्लास के शिष्य थे जीन्स ब्रूंस, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बिडाल डीला ब्लास के शिष्य कौन थे भाई? जीन्स ब्रूंस थे। इतिहास और भूगोल के अध्ययन के बाद में जो है जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल के संकलात्मक ढांचे में जो है विकास किया और अपने शिक्षक के दिखावे मार्ग पर जो है चला, मतलब बिडाल डीला ब्लास के, और मानव भूगोल के क्षेत्र और पद्धति की व्याख्या करने का प्रयास किया। इसकी जो है प्रमुख कृति का नाम है जियोग्राफी ह्यूमन एसाइड डी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव। ये पुस्तक है 1910 में प्रकाशित होती है और इसमें इन्होंने मानव भूगोल को जो है बांटा। तो वो चीज़ें हमने आपको बता ही दी, तो कई चीज़ें हैं, अब हम चर्चा करते रहेंगे किसी दिन आपको बताएंगे पूरे के पूरे चीज़ों के बारे में। ओके, तो चलिए ये चीज़ हो गई आपकी। तो 20वीं शताब्दी के किन्हीं जो है 3 फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के नाम आप बता सकते हैं। बिडाल डीला ब्लास, उसका शिष्य जीन्स ब्रूंस और उसके बाद में डिमांजी आपके। ठीक, ये हो गए आपके। अब आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 रूसी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। किन्हीं 2 रूसी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। आपसे रूसी भूगोलवेत्ताओं के नाम पूछ रहा है भाई। तो रूसी भूगोलवेत्ताओं में जैसे कि जो है मिखाइल लोमोनोसोव हो गए। जो है मिखाइल लोमोनोसेव जो है, इनका जन्म 1711 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 65 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। सोवियत संघ में भौगोलिक विचारधारा का विकास करने में मिखाइल लोमोनोसोव का कार्य महत्वपूर्ण है। और जो है मिखाइल को जो मिखाइल व्यक्ति हैं, लोमोनोसोव हैं, इनको आधुनिक रूसी भूविज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है और इनकी शिक्षा जो है भूविज्ञान में ही हुई थी। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और लोमोनोसोव की विचारधारा प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट की भी पूर्ववर्ती थी। मतलब उनसे पहले जो है जो हम्बोल्ट ने बताया उनसे पहले कहीं ना कहीं पे जो है लोमोनोसोव की विचारधारा थी। और इनकी विचारधारा में 2 संकल्पनाओं को मुख्यतः प्रयुक्त किया गया था। पहली तो वह जो है भूगोल तल पर होने वाली विकास की प्रक्रियाओं में सार्वभौमिकता को मानते थे कौन? मिखाइल। और दूसरी बात ये थी कि ये प्राकृतिक घटनाओं में कार्य कारण संबंधों की विवेचना पर भी बल दिया करते थे। तो ये 2 चीज़ें इनकी बड़ी फेमस हैं। आगे और जैसे कि रूसी भूगोलवेत्ताओं में और नाम आप बता दें, जैसे कि जो है डोकू चावेव भी रूसी भूगोलवेत्ता हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1840 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुई भाई? 1903 ईस्वी में हुई। डोकू चायोव एक नई विचारधारा का जन्मदाता जो है माना जाता है। और डोकू चायोव महोदय ने भौतिक भूगोल में शोध करने के बाद में देश और काल की पेटियों के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। और उसके साथ ही साथ प्राकृतिक पेटियों और समकालीत जो प्राकृतिक सम्मिश्रण है उनके अध्ययन को सर्वप्रथम संसार के सामने भी रखा। और जिसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर प्रत्येक क्षेत्र में प्रकृति के विभिन्न तत्व जो हैं आपस में लगातार प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। जिसके कारण से होता क्या है? जिसके कारण से ये होता है कि प्राकृतिक घटनाओं का परिवर्तन और विकास देश तथा काल दोनों में ही होता रहता है। तो ये बात इन्होंने बताई। और जो है
और भी कई चीज़ें हैं इनके बारे में, अब ज़्यादा बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी और बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इनकी एक जो है पुस्तक है 1939 ईस्वी में, इनकी पुस्तक है सोवियत रूस की मिट्टियाँ। तो इन्होंने लिखी है ये पुस्तक और इन्होंने अनेक मानचित्र भी बनाए। 1939 में सोवियत रूस की मिट्टियाँ नामक पुस्तक भी लिखी, बड़ी फेमस पुस्तक है। और दूसरी इनकी पुस्तक है भाई कौन सी, दूसरी पुस्तक है सोवियत संघ की वनस्पति। दूसरी पुस्तक कौन सी है, सोवियत संघ की वनस्पति, बड़ी फेमस पुस्तक ये भी है। तो इनकी अंतिम पुस्तक एवं प्रसिद्ध प्राकृतिक जो है संसाधनों का आर्थिक मूल्यांकन जो है ये पुस्तक रही है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक मूल्यांकन जो नामक पुस्तक है। उसके बाद में रूसी भूगोलवेत्ताओं में नाम आप लिख सकते हैं जैसे कि एन बारानास्की। एन बारानास्की महोदय का जो जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में होता है, मृत्यु 1963 में हो जाती है। निकोलोई बारानास्की, इनका जन्म जो हुआ था 27 जुलाई का दिन था, उस दिन जन्म हुआ था 1881 में। और सोवियत संघ रूस में हुआ था और ये सोवियत भूगोल में आर्थिक भूगोल के संपादक माने जाते हैं और सोवियत क्रांति के समर्पित योद्धा भी रहे हैं। 1921 ईस्वी में इनकी बात की जाए तो 1921 ईस्वी में इन्होंने क्या किया भाई, 1921 ईस्वी में जो है स्वर्दलो साम्यवादी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। और उसके बाद में 1925 ईस्वी में प्रॉक्टर ये बने वहाँ के, और वे एक अच्छे लेखक थे। 1927 ईस्वी से उन्होंने 140 रूसी लेखकों के कार्यों की समीक्षा की, 50 पुस्तकों की भूमिका लिखी और 11 अमेरिकी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी एवं जर्मन भूगोलविदों की कृतियों का अनुवाद रूसी भाषा में भी किया। उनके निर्देशन में भूगोल की समस्याएं शीर्षक से वैज्ञानिक लेखों की श्रृंखला का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है सोवियत रूस का आर्थिक भूगोल। ये बड़ी फेमस पुस्तक है जो है वाराणसी महोदय की, और बड़ी जो है निकोलोई वाराणसी इनका पूरा नाम है। तो इनकी एक पुस्तक है, कौन सी भाई पुस्तक है, भूगोल की समस्याएं, बड़ी फेमस पुस्तक है ये, मतलब सॉरी भूगोल की समस्याएं। तो ये इनका एक लेख है, ओके, इनका लेख है। इनकी पुस्तक जो फेमस है वो उसका नाम है सोवियत रूस का आर्थिक भूगोल, और इसीलिए इनको आर्थिक भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। 1962 ईस्वी में जो है इन्हें सर्वोच्च सम्मान हीरो ऑफ सोशलिस्ट लेबर का सम्मान इनको प्राप्त हुआ। रूस की भूगोल परिषद ने इन्हें जो है सेम्योनोव सस्की स्वर्ण पदक प्रदान किया और आजीवन उसके सदस्य भी ये बने रहे। तो निकोलो वाराणसी जो है इन्होंने आर्थिक भूगोल की सैद्धांतिक समस्या में निहित द्वैत को समाप्त करा, और उन्होंने आर्थिक जो है प्रदेशों के गुणों की पहचान हेतु एक नई योजना प्रस्तुत करी जो आर्थिक भूगोल के प्रादेशिक उपागम के रूप में आज हमारे सामने जो है दिखाई पड़ती है और मान्य भी हुई। तो ये कई बातें हैं इन्होंने बताई। उसके बाद में जो है मास्को विश्वविद्यालय में योगदान भी दिया इन्होंने, कई चीज़ें हैं। उसके बाद में एक भूगोलवेत्ता और हैं रूस के, भी वर्तमान में हैं भी शायद, इनका नाम मुझे याद आ रहा होगा शायद, इनका नाम है थोड़ा लंबा नाम था, लास्ट वाला नाम इनका नाम है गेरासिमोव। गेरासिमोव भी एक रूसी सॉरी जो है कहा कि भाई रूसी भूगोलवेत्ता, हाँ रूसी भूगोलवेत्ता हैं जो है कौन, क्या नाम हमने बताया था आपको, गेरासिमोव। गेरासिमोव जो हैं ये भी एक रूसी भूगोलवेत्ता हैं और सोवियत संघ के वर्तमान भूगोलवेत्ता में सर्वश्रेष्ठ स्थान है इनका, ये बात ध्यान रखेंगे जो है गेरासिमोव महोदय का। और सोवियत संघ के में विज्ञानों की अकादमी के अंतर्गत भौगोलिक संस्थान के डायरेक्टर के पद पर भी ये लगभग 40 वर्षों से अभी कार्यरत हैं और वहीं पर हैं। ये सोवियत संघ की जियोग्राफिकल सोसाइटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और भूगोलवेत्ताओं की जो है समितियों के प्रधान भी रहे हैं। तो इन्होंने मृदा भूगोल के लिए विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त करी है। और वर्तमान वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रांति ने भूगोल विषय से नई अपेक्षाएं की हैं। भूगोल का उद्देश्य मनुष्य द्वारा किए जा रहे संसाधनों के तार्किक प्रयोग, प्राकृतिक वातावरण का सौद्देश्य पूर्ण संरक्षण एवं संवर्धन करना है। तो इन सभी पर ये खरे उतरते हैं। कई बातें इनके संदर्भ में और जो है हमारे सामने आती हैं, हालांकि अब ज़्यादा हो जाएगा। तो रूसी भूगोलवेत्ताओं के नाम हमने आपको बता दें, क्या भाई आप लिख सकते हैं लोमोनोसेव, जो है डोकुआ चावेओ, और उसके बाद में जो है गेरासिमोव,
तमाम सारे लोगों के नाम हमने आपको गिना ही दिए। तो अब आपको जो है आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कुमारी सैंपुल एवं कार्ल ओ सावर की किन्हीं दो मतलब किन्हीं तीन पुस्तकों के या फिर रचनाओं के नाम लिखिएगा। क्या है प्रश्न? कुमारी सैंपुल जो है आपको बता दें खास करके ये इनका नाम है एलन चर्चिल सैंपुल। ये यूरोप एवं अमेरिका के भौगोलिक मतलब विचारों के में सेतु का कार्य इन्होंने करने का प्रयास किया। ये जो है एक और रेटजल के विचारों से प्रभावित थी कुमारी सैंपुल, तो दूसरी ओर डेविस की भूगोल की संकल्पनाओं पर मतलब संकल्पनाओं का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनका जन्म जो हुआ था कुमारी सैंपुल का 1863 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटकी राज्य के जो है लुइसविले में हुआ था। और उस समय के प्रसिद्ध महाविद्यालय वासार में 1882 ईस्वी में इन्होंने स्नातक की उपाधि वहां से प्राप्त करी। स्नातक स्तर पर इन्होंने भूगोल का अध्ययन नहीं किया था और इनके प्रिय विषय थे साहित्य एवं इतिहास। इसके बाद 1890 ईस्वी तक इन्होंने भूगोल, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का गहराई के साथ अध्ययन किया एवं उसी महाविद्यालय से एमए की उपाधि भी प्राप्त करी। और स्नातक स्तर पर इन्होंने भूगोल का अध्ययन नहीं किया था, इसके मतलब कि ये हमने आपको बता दिया पहले ही। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं इनकी रचनाओं में। मुख्य रूप से 3 रचनाएं इनकी बड़ी फेमस हैं, 3 पुस्तकें। तो कुमारी सैंपुल की 3 पुस्तकों के बारे में आपको बता दें। सैंपुल की 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। पहली पुस्तक इनकी है कौन सी भाई? अमेरिका का इतिहास एवं उसकी भौगोलिक दशाएं। क्या? अमेरिका का इतिहास एवं उसकी भौगोलिक दशाएं। कहाँ की? अमेरिका की ही। तो अमेरिका का इतिहास एवं उसकी भौगोलिक दशाएं 1903 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली इनकी पहली रचना। दूसरी इनकी रचना है भाई कौन सी? भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, 1911 में प्रकाशन में आती है। कौन? भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। और तीसरी इनकी रचना है भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल। क्या? भूमध्य सागरीय प्रदेश का मतलब भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल 1931 में प्रकाशन में आती है। तो ये 3 रचना इनकी खास करके फेमस है किसकी? जो है कुमारी सैंपुल की। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कुमारी सैंपुल के बारे में किसी दिन हम चर्चा कर लेंगे। हालांकि हमने जितनी बातें आपको बता दी तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगले कौन व्यक्ति हैं भाई? आपके अगले व्यक्ति हैं आपके कार्ल ओ सावर। कार्ल ए सावर के तो आप जो है 3 पुस्तकों के नाम आपको क्या बताएं भाई? तो सबसे पहले कार्ल ओ सावर कहाँ के भाई? तो ये अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं। अमेरिका के भूगोलवेत्ता है कौन? कार्ल ओ सावर। और जो है अमेरिका की भौगोलिक विचारधारा में एक नया मोड़ जो है 1925 ईस्वी में आया। और कार्ल ओ सावर का जन्म हुआ था 1889 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1975 में। तो 1925 ईस्वी में एक नया मोड़ आता है अमेरिका की भौगोलिक विचारधारा में। जब कब आया? जब कार्ल ओ सावर ने अपनी एक पुस्तक है उनकी भूदृश्य की आकारिकी। पुस्तक का क्या नाम है? भूदृश्य की आकारिकी। बड़ी फेमस पुस्तक है, आप लिख दीजिएगा। जो है कार्ल ओ सावर की एक पुस्तक में भूदृश्य की आकारिकी। इस भूगोल में जो है क्षेत्र विश्लेषण पर बल दिया गया है। जिस प्रकार जर्मनी में हेटनर ने इस बात पर आपत्ति की विभिन्न तथ्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन किसी एक विषय का अध्ययन क्षेत्र नहीं हो सकता, उसी प्रकार अमेरिका में सावर महोदय ने डेविस, सैंपुल, हंटिंगटन इन सभी के द्वारा भूगोल को अजैव एवं जैव तत्वों के मध्य संबंध के अध्ययन तक सीमित रखने पर असंतोष प्रकट करा और कहा सावर महोदय ने कि भूगोल का अध्ययन क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट स्वरूप जिसे वे भूदृश्य कहते हैं उसका विश्लेषण करना होता है। ये बताया किसने? कार्ल ओ सावर महोदय ने। और इसका 1930 ईस्वी के बाद अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के चिंतन के विकास को समझने के लिए कार्ल ओ सावर के मत से परिचित होना आवश्यक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ये कार्ल ओ सावर का जन्म जो हुआ था मिसौरी राज्य के जो है वारगंटन नगर में हुआ था 1889 ईस्वी में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जर्मनी में हुई थी। 1915 ईस्वी में बात की जाए खास करके 1915 ईस्वी में इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से जो है सेली सबरी के निर्देशन में डायरेक्टर मतलब कि जो है डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करी। इनकी जो अभिरुचि थी भूगोल के अतिरिक्त जीव विज्ञान तथा समाज शास्त्र में भी थी। इनकी नियुक्ति सर्वप्रथम मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में हुई थी कार्ल ओ सावर की। 1923 ईस्वी में कार्ल ओ सावर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वर्कले में भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त किए गए और यहीं से उन्होंने 1957 ईस्वी में अवकाश ग्रहण किया। परंतु ये जीवन प्रयत्न मानद प्रोफेसर मतलब कि मान लिया गया कि प्रोफेसर हैं उसी के पद पर बने रहे। सावर की जर्मन एवं फ्रेंच भाषाओं में अच्छी गति रही है और ये फ्रेंच एवं जर्मनी भूगोलवेत्ताओं के कार्यों से भी जो है सुपरिचित रहे हैं। तो कई बातें हैं
इनकी प्रमुख कृतियों का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे पहली कृति इनकी हमने आपको बता ही दी भाई, कौन सी, भूदृश्य की आकार की 1925 में प्रकाशन में आती है। बाकी और भी लिख लीजिएगा, जैव जगत का मानवीय उपयोग, इनकी एक रचना लिख लीजिएगा, क्या भाई, जो है कार्लो सावर की, जैव जगत का मानवीय उपयोग। दूसरा लिख लेंगे क्या भाई, सारा डिटेल में बता रहा हूँ एक ही वीडियो में, आप देखते हैं कितनी बारी तमाम सारे विद्वानों के अनुसार हमने बता दिया, सभी विद्वानों की चीज़ों के आपके बारे में बता दिया। दूसरी बात क्या है भाई, भूदृश्य की आकार की। तीसरी रचना कौन सी लिख सकते हैं आप, स्थल एवं जमीन। चौथी रचना लिख सकते हैं आप, औजार के उच्च भूमि। पांचवी रचना आप लिख सकते हैं इनकी कृति, कृषि उसके उद्गम एवं प्रसार किसी के। और छठवीं रचना लिख सकते हैं आप क्या भाई, सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। तो ये कई रचनाएं इनकी थी जो हमने आपको बता दी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आपसे अगर पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे, स्थल एवं जीवन भी इन्हीं की रचना है, ठीक, चले। अगर आपसे पूछे कि डेविस की महत्वपूर्ण रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए, तो डेविस की रचना कैसे लिखेंगे भाई, डेविस की रचना भी ध्यान रखिएगा। डेविस जो है इनकी जो है इन्होंने, डेविस महोदय की रचनाएं एवं शोध जितना अधिक प्रभाव स्थलाकृति विज्ञान पर इनके द्वारा पड़ा है, वह किसी भी देश के स्थलाकृति विद्वानों के सम्मिलित प्रभाव से भी अधिक महत्वपूर्ण रहा है। और डेविस की रचनाओं में 400 से भी अधिक शोध पत्र एवं लेख तथा अन्य ग्रंथ सम्मिलित हैं। और इनकी प्रमुख रूप से जो मोस्ट है डेविस की कृतियाँ, उनके बारे में आपको बता दूं। पहली कृति आप लिख लीजिएगा, प्रारंभिक मौसम विज्ञान 1894, क्या, प्रारंभिक मौसम विज्ञान 1894 लिख लीजिएगा। दूसरा क्या लिखेंगे भाई आप, दूसरी रचना लिख लीजिए इनकी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल नाम से ही एक इनकी रचना 1898 में प्रकाशन में आती है। तीसरी रचना लिख लीजिएगा आप, भौगोलिक लेख। भौगोलिक लेख 1909 में प्रकाशन में आती है। चौथी रचना लिख लीजिएगा आप, स्थल रूपों का व्याख्यात्मक वर्णन 1912 में आती है, क्या, स्थल रूपों का व्याख्यात्मक वर्णन 1912 में। पांचवी रचना लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लघु एंटिलीस दीपमाला 1926, आपको बता दें। और आप छठवीं रचना लिख लीजिएगा आप, प्रवाल भित्तियों की समस्याएं 1928, प्रवाल भित्तियों की समस्याएं 1928। आपको बता दें कि अभी आप लोग इसको सुनते जाइए, आप लोग लिखने का प्रयास मत करिएगा, लेकिन इसके बाद में जब वीडियो आपकी लाइव हो जाए पूरी की पूरी, उसके बाद में आप जो है आसानी से क्या करेंगे, आप आसानी से फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, आप नोट्स बनाते हुए, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ सबका नोट्स आप बनाते हुए चलिएगा। निश्चित तौर पर अगर आप उस नोट्स का आपने अच्छे तरीके से प्रयोग कर लिया, और आपको कोई जो है परास्त नहीं कर सकता, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे अपने एग्जाम्स में, और बड़े अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तो ये कार्लो सावर का हो गया पूरा। अगला प्रश्न है मैकिएंडर की, क्या है भाई, मैकिएंडर के विश्वद्वीप एवं हृदय स्थल से आपका क्या अभिप्राय है। मैकिएंडर कौन है भैया, मैकिएंडर का पूरा नाम है हालफोर्ड जॉन मैकिएंडर। क्या नाम है, हालफोर्ड जॉन मैकिएंडर इनका पूरा नाम है। ये मेरे प्यारे दोस्तों मैकिएंडर महोदय जो है ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, ब्रिटिश माने ब्रिटेन के ये भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ भाई, इनका जन्म ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, और ये कब हुआ था, 1861 में हुआ था। 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ग्रेट ब्रिटेन में मैकेंडर को भूगोल का पितामह अथवा संरक्षक भी कहा जाता है। और जो है मैकेंडर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ, हमने बता दिया आपको। ब्रिटेन में भौगोलिक शिक्षा को व्यवस्थित करने का श्रेय 1830 ईस्वी में स्थापित रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी को जाता है, जिसके प्रयास से एवं आर्थिक सहायता के कारण सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 27 वर्षीय युवक मैकेंडर की नियुक्ति भूगोलवेत्ता के रूप में रीडर के पद पर हुई थी। और शुरुआत से ही मैकेंडर शुरू से ही प्रभावशाली विद्वानों एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के जो है समस्याओं के भू राजनीतिक चिंतन से राजनीति को मतलब जो राजनीतिक के लोग थे उनको विशेषता ये प्रभावित किया करते थे। 1895 ईस्वी की बात है, उनमें मतलब इस ईस्वी में 1895 में मैकेंडर महोदय ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल ऑफ जियोग्राफी की स्थापना भी करी। 1892 से 1903 ईस्वी तक इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्राचार्य पद पर भी कार्य किया। और 1899 ईस्वी में जो है मैकेंडर महोदय ने 1899 ईस्वी में इन्होंने क्या किया भाई, 1899 में इन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया।
और 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक ये विख्यात लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निर्देशक भी रहे और 1910 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। यहाँ कुछ समय के लिए संसद की इंपीरियर जो है शिपिंग कमेटी एवं इंपीरियल इकोनॉमिक कमेटी के चेयरमैन भी रहे। 1923 से 1925 ईस्वी के आसपास मैकेंडर भूगोल के प्रोफेसर रहे और उसके बाद स्वास्थ्य खराब होने के कारण से अवकाश ग्रहण कर लिया और बाद में 1947 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी रचनाओं में बात की जाए तो जो है इनकी रचनाओं में पहली पुस्तक इनकी कौन सी भाई, मैकेंडर की जो है हालफोर्ड जॉन मैकेंडर की पहली पुस्तक है ब्रिटिश एंड ब्रिटिश आइल्स, क्या सॉरी ब्रिटेन एंड ब्रिटिश आइल, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश आइल पुस्तक है। 1902 में ये पुस्तक प्रकाशित होती है। दूसरी इनकी पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज, क्या ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज 1906 ईस्वी में प्रकाशन होती दूसरी पुस्तक की। और भी इनकी पुस्तक है इसके बाद में 1910 ईस्वी में इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है। उसका नाम क्या है 1910 वाली का? तीसरी पुस्तक है दी डेमोक्रेटिक जो है आइडियल्स, दी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज़, ये पुस्तक है न्यूयॉर्क में इसका प्रकाशन हुआ, न्यूयॉर्क से। इसके बाद इनकी पुस्तक है नेशनल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, क्या नेशनल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी जो है प्रकाशन इसका कहाँ से हुआ, नेशनल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड का लंदन से प्रकाशन हुआ। जबकि दी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज नामक पुस्तक का प्रकाशन, तीसरी पुस्तक है, न्यूयॉर्क से इसका प्रकाशन हुआ 1910 में। जबकि नेशनल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड का प्रकाशन लंदन से हुआ। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। मैकेंडर का शोधपत्र भी जो है शोध प्रपत्र भी प्रकाशित हुआ 1890 ईस्वी में, स्कॉटिश जियोग्राफिकल मैगनीज जो है नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। कई चीज़ें हैं जो कि हमने आपको बता दी मैकेंडर से रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ा जाए। और इनका जो है एक प्रकार से इन्होंने एक जो है जो ये प्रश्न पूछा गया, क्या विश्वद्वीप एवं हृदय स्थल से क्या अभिप्राय है? तो विश्वद्वीप क्या है? मैकेंडर महोदय ने क्या किया, इन्होंने अपने हृदय स्थल सिद्धांत को 1919 में तर्कसंगत ढंग से डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी नामक पुस्तक जो हमने बताई है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी नामक पुस्तक जो है जिसका प्रकाशन जो है न्यूयॉर्क से हुआ, इस पुस्तक में इन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत को बताया 1919 ईस्वी में। और इस सिद्धांत में मैकेंडर महोदय ने यह माना है कि प्राचीन दुनिया के तीनों महाद्वीप, जैसे कि एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया और अफ्रीका महाद्वीप हो गया, इन तीनों को मिला करके एक विश्वद्वीप का निर्माण होता है। और इस विश्वद्वीप से बाहर के क्षेत्रों को क्या कहा इन्होंने, क्या कहा, सुदूर पूर्वी बाहरी क्षेत्र इन्होंने माना जो इनके बाहर थे। दोनों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड को सम्मिलित किया इन्होंने, किसमें, सुदूर बाहरी क्षेत्रों में। और इस विश्वद्वीप में संपूर्ण विश्व की 85% जनसंख्या बसी हुई है, ऐसा इन्होंने बताया। विश्व के शेष बाहरी क्षेत्रों में भी यहाँ से जनसंख्या क्या हुई, प्रवासित होती रही। विश्व के द्वीप के मध्यवर्ती आंतरिक स्थल को हृदय स्थल भी बताया गया और यह भाग सबसे कठिनाई से पहुँच वाला भाग माना गया। इसके अंतर्गत मध्य एशिया का अंतः प्रवाही जो प्रदेश है, अर्थात अरब सागर एवं जो कैस्पियन सागर है उसके आसपास का जो प्रदेश है, और जो है आर्कटिक प्रदेश जो है वो सम्मिलित किया जाता है। यह जो आंतरिक स्थल का सिद्धांत है, और यह लंबाकार एवं मध्य एशियाई उत्तरी हिम से ढके प्रदेशों को लेकर के अरेबियाई में मरुस्थल प्रदेशों तक फैला हुआ है। और 1919 ईस्वी में मैकेंडर ने इसमें पूर्वी यूरोप, वर्तमान यूरोपीय रूस को भी सम्मिलित कर लिया हृदय स्थल में। और इसी प्रकार सहारा के मध्य अफ्रीकी भाग को भी गौण जो है गौण हृदय स्थल भी मान लिया इन्होंने। तो ये खास करके इनका स्थल वाला सिद्धांत है जो कि हमने आपको बताया। मुख्य यूरेशियाई जो हृदय स्थल अधिकांशतः घुमक्कड़ होते थे, कबीलों एवं जनजातियों का आवास स्थल रहा ये भी। और यहाँ की जलवायु जो थी अर्धशुष्क थी हृदय स्थल की, और जल संसाधन यहाँ पर सीमित था। अंतः प्रवाही प्रदेश होने से बड़ी बड़ी झीलें खारे पानी की हैं, और इसी कारण जब भी वर्षा ना होने से अथवा अन्य किसी कारण से मानव के साथ साथ पशुओं को भी भीषण अकाल का सामना करना पड़ता था। और तब यहाँ के निवासी जो थे अपने भरण पोषण के लिए घोड़े की पीठ पर कर सारा का सारा सामान लाद लेते थे, और बार बार पूर्व में चीन और मंचूरिया की ओर, दक्षिण की ओर भारतीय उपमहाद्वीप एवं मेसोपोटामिया तक, और पश्चिम में महान यूरोपीय मैदान एवं तटीय उपजाऊ भू भाग की ओर आक्रमण करते रहते थे और उन प्रदेशों को जीत करके वहीं बच जाते थे। इस प्रकार हृदय प्रदेश के निकट के उपजाऊ प्रदेशों की ओर ऐसे मानव समूहों का प्रवाह एवं प्रयास निरंतर विकसित होता रहा। बाहरी प्रदेशों को अर्धचंद्राकार तटीय या सीमावर्ती प्रदेश कहा गया।
मैकेंडर ने 3 दिशाओं की ओर ऐसे मानव प्रवाह गिनाए। प्रथम प्रवाह दक्षिण पूर्व की ओर, पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया के मानसूनी भागों की ओर। द्वितीय प्रवाह जो हुआ उत्तर पूर्व की ओर अर्थात पूर्वी साइबेरिया, अलास्का एवं अमेरिका की ओर। और तृतीय प्रवाह जो हुआ पश्चिम व दक्षिण पश्चिमी की ओर हुआ, पश्चिमी एवं दक्षिणी यूरोप एवं भूमध्य सागरीय तट जो है की ओर रहा है। प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल में ऐसे आक्रमण अथवा अतिक्रमण बार बार हुए हैं। मैकेंडर ने अपने व्याख्यान में 1919 में ही स्पष्ट कर दिया कि और चेतावनी देते हुए कहा कि क्या कहा भाई, और भविष्यवाणी की कि रूस एवं जर्मनी में निजी हितों को देखते हुए समझौता होने की पूरी संभावना है एवं ऐसे समझौते का परिणाम प्रतिकूल ही रहेगा। अतः इन दोनों के मध्य एक मध्यवर्ती राज्य होना चाहिए। मैकेंडर ने विश्व भू राजनीति दर्शन को विश्व सुरक्षा एवं सामरिक व्यवस्था से जोड़ते हुए बताया कि हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हार्टलैंड माने हृदय स्थल। इन्होंने और आगे कहा कि हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ड्स आइसलैंड। और उन्होंने कहा कि हु रूल्स द वर्ल्ड इजलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। ओके, अर्थात जो पूर्वी यूरोप का पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर नियंत्रण रखता है। दूसरे का जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्व द्वीपों पर नियंत्रण रखता है। तीसरा जो विश्व द्वीपों पर शासन करता है वह पूरे विश्व पर नियंत्रण करता है। यह मैकेंडर ने बताया। तो यही मैकेंडर का हृदय स्थल का सिद्धांत है। आपसे दीर्घ उत्तरीय पूछे, लघु उत्तरीय पूछे, चाहे आते लघु उत्तरीय पूछे, आप आसानी से जितनी बातें हमने बताई इनमें से कुछ भी बातें अगर आपको पता हो गई तो आप आसानी से लिख सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे इन बातों से। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं और भी आपको बताने का प्रयास करते हैं भाई। और भी प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किन्हीं 3 प्रसिद्ध यात्रियों के नाम बताइए तथा उनकी भौगोलिक खोजों के नाम लिखिए। किन्हीं 3 प्रसिद्ध यात्रियों के नाम बताइए तथा उनकी भौगोलिक खोजों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। किन्हीं 3 भौगोलिक जो है यात्री रहे हैं उनके बारे में आप बताने का प्रयास करें। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपसे है कि किन्हीं 3 जो है भौगोलिक जो वो रहे हैं, क्या बोलते हैं, यात्राएं जिन्होंने करी हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो जान लीजिए भाई, यात्राएं किन्हीं 3 प्रसिद्ध यात्रियों के नाम बताइए और उनकी खोज कौन कौन सी रही उसके बारे में भी आप बताएं। तो जैसे कि आप लिखेंगे, पहला लिख लीजिए भाई, पहला जो है यात्री रहा है जो है उसका नाम है कोलंबस। कोलंबस का पूरा नाम क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। कोलंबस का पूरा नाम है आपका जो है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इसकी प्रमुख खोज जैसे कि नई दुनिया की खोज इन्होंने करी जिसका नाम है अमेरिका। तो पहले व्यक्ति हो गए। दूसरे व्यक्ति आप नाम लिखिएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है ये जो है भारत की खोज करी इन्होंने और केप वर्ड द्वीप का खोज करी, उत्तमासा अंतरीप, मोम्बासा यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग जो है इसने खोजा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरे कौन है भाई? तीसरा आप लिख दीजिएगा मैगलन। मैगलन जो है ये समस्त संसार का चक्कर लगाया था मैगलन महोदय ने, तो इसलिए फेमस है, तो इसका भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक, कोलंबस की यात्राओं को लेकर के कभी कभी प्रश्न पूछता है कि कोलंबस की यात्राओं का वर्णन कीजिए, तो कैसे लिखेंगे? तो 12 अक्टूबर और 1492 ईस्वी को सर्वप्रथम कोलंबस अटलांटिक के पश्चिमी तट पर बहामा द्वीप समूह में पहुंचा और वहीं से और उसी माह में क्यूबा तथा हैटी द्वीपों में पहुंचा। हैटी को उसने जापान तथा क्यूबा को एशिया महाद्वीप का समुद्र में विस्तार समझ लिया। अपनी दूसरी यात्रा 1493 ईस्वी में वह अपेक्षाकृत अधिक दक्षिणी मतलब दक्षिण की ओर जमैका और जो है प्यूर्टोरिका द्वीपों तथा लघु एंटिलीस में भ्रमण करता रहा। 1504 ईस्वी तक उसने 2 और यात्राएं करी। इस युग में यह धारणा थी कि सोना उष्ण कटिबंध में सूर्य ताप से उत्पन्न होता है, इसीलिए वह विषुवत रेखा के निकट अधिक सोना प्राप्त होने की आशा से गया था। और 1488 ईस्वी में 1488 ईस्वी में इसकी तीसरी यात्रा हुई कोलंबस की। और कोलंबस की जो तीसरी यात्रा हुई थी इसमें इन्होंने दक्षिणायन मार्ग अपनाया था और वह ट्रिनिडाड तथा ओरोनिको नदी के मुहाने पर पहुंच गया और इस मुहाने के बड़े आकार ने उसका विश्वास दृढ़ किया कि वह एक बड़े महाद्वीप के किनारे पहुंच गया है। 1502 ईस्वी में इसने जो है अपनी चौथी यात्रा भी प्रारंभ करी और कोलंबस जो है दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी तट के सहारे होंडुरास तक गया तथा उसे
तब उसे वास्तविकता का पता चला कि एशिया नहीं वरन एक अज्ञात महाद्वीप में वह पहुंच गया था जिसका नाम उत्तरी अमेरिका था। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये जो है कुछ खास करके कोलंबस की यात्राओं के बारे में था जो कि हमने आपको बता दिया। 4 यात्राएं इसने करी है कोलंबस ने खास करके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। मैगलन की पूछे मैगलन की यात्राओं के बारे में तो क्या बताएंगे? पुर्तगाल का था मैगलन, पुर्तगाल के महत्वपूर्ण अन्वेषकों में से एक था ये। और जो है 1518 ईस्वी में पुर्तगाल ही नहीं वरन स्पेन के सम्राट की कृपा से पश्चिमी भाग से दक्षिण अमेरिका होकर एशिया की खोज में या गया था। ब्राज़ील होते हुए अक्टूबर 1520 ईस्वी में पेंटागोनिया होकर उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ा। और यहाँ की खाड़ी मेगलन जो है मेगालेन की खाड़ी के नाम से जानी जाती है, चूँकि इसने वहाँ से यात्रा करी थी। लगभग 3 माह की यात्रा के बाद प्रशांत महासागर के कुआक द्वीप से भोज्य सामग्री प्राप्त करा इन्होंने, और अप्रैल 1521 ईस्वी से फिलीपींस द्वीप पहुँचने में असफल रहा। और उसके साथ ही साथ इनके कुल 5 पुराने जहाज़ों में से एक बचा था, वह अनेक नाविक बीमारी से जो है मर चुके थे। इसके यहीं आदिवासियों के झगड़े में मैगलन भी मारा गया था। और शेष से जो है रूनो के जो सेना मतलब कि जो इसके साथ लोग थे, वह इसका दूसरा साथ व्यक्ति था, उसका नाम था रूनो। उसके नेतृत्व में और जो नाविक थे वो आगे बढ़े खोज के लिए। रूनो महोदय मलक्का की लाग लेकर के जो है अफ्रीका के मार्ग से जुलाई 1522 ईस्वी में वापस जो है अपने पहुँचे वहाँ पर अपने यहाँ पर। और पृथ्वी का एक चक्कर जो है पूरा चक्कर करने वाला या पहला प्रमुख दल माना जाता है। तो मैगलन की मृत्यु हो गई थी जो है पृथ्वी का भ्रमण करने में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, जेम्स कुक भी एक यात्री है, बात ध्यान रखेंगे। जेम्स कुक भी एक यात्री है। ओके, मार्को पोलो भी एक प्रकार से ये भी योगदान है इस मार्को पोलो का। वास्को डिगामा का भी एक प्रकार से यात्रा पूछ ले आपसे तो क्या बताएंगे? पुर्तगाली था वास्को डिगामा। और साहित्य के जो है मतलब कि साहसिक यात्रा इसकी मानी जाती है। 8 जुलाई 1497 ईस्वी में इन्होंने 4 जलपोतों और 118 साथी नाविकों की सहायता से भारत के लिए जो है यात्रा प्रारंभ करी। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित उत्मासा अंतरीप का पहला चक्कर लगा करके मोसेल की खाड़ी, नेटाल, मोजाम्बिक, मालिंदी अफ्रीका तट के बंदरगाह है। मालिंदी जो है ये अफ्रीका तट का बंदरगाह है। हिंदी महासागर पार करते हुए 23 मई सन 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंच गया। उसने भारत में 3 महीने व्यतीत किए। तत्पश्चात वह 29 अगस्त 1498 ईस्वी में भारत से प्रस्थान करके 10 जुलाई सन 1499 में लिस्बन आ पहुंचा। और इस प्रकार वास्को डिगामा ने 360 दिन की यात्रा में 24,000 जहाजी मील की दूरी पूरी की। वास्को डिगामा के द्वारा खोजे गए इस महासागरीय मार्ग में यूरोप, भारत तथा अन्य एशियाई देशों के मध्य व्यापारिक संबंध के लिए जो है विशाल क्षेत्र खोल दिए गए, क्योंकि इसी मार्ग से पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत, श्रीलंका, ब्रह्मा, इंडोनेशिया, हिंदी, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी व्यापारिक बस्तियों की स्थापना भी करी। ये बात ध्यान रखेंगे। सन 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने भारत पहुंच करके कई स्थानों पर पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना भी करी। अंत में 1511 ईस्वी में मलक्कार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तदुपरांत 1520 ईस्वी में उन्होंने पेकिंग, चीन से व्यापारिक संबंध तथा 1542 में जापान से व्यापारिक संबंध बना लिया। तो कई चीज़ें हैं जो कि हमने आपको बता दी। तो अब क्लियर हो गया आपकी बातें। तो यहाँ तक 10 प्रश्न हमने आपको बताए। 10 प्रश्न जो कि छोटे छोटे प्रश्न थे, इसकी व्याख्या हमने खूब अच्छे तरीके से आपको कर दी है। अब जो है थोड़ा लंबी वीडियो हो रही है, तो आप लोगों के जो है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या जो होगी, मैं आपको पर्सनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं लघु उत्तरीय मतलब कुछ बहुत सारे प्रश्नों को आपको देने का प्रयास करूंगा। उसमें जो है उसमें चूँकि अब ऐसे बताऊंगा तो आपको सारी बातें जो है ध्यान नहीं रहेंगी। हमने आपको बहुत सारी बातें बता दी एक ही वीडियो के अंतर्गत। अब हम जो है प्रश्नों को आपको दिखा देंगे लघु उत्तरीय टाइप के, और बाकी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे सभी प्रश्न जो है यहाँ पर अनिवार्य सब खंडबा 200 शब्दों में इसको लिखना है आपको, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न है आपका भूगोल की प्रमुख शाखाओं व उपशाखाओं का उल्लेख कीजिए। मान लेते हैं प्रश्न आपको नहीं पता, तो इसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न ये कर सकते थे, भूगोल को विज्ञान के रूप में आप स्पष्ट कर सकते थे बड़े आसानी से। ओके, हालांकि ये भूगोल की जो शाखाएं हैं इसको हमने आपको बता दी है।
इसको आपको जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं। खूब अच्छे तरीके से हमने भूगोल की शाखाओं और उपशाखाओं को बताया है। अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिएगा, जैसे कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, दो शाखाओं में भूगोल को बांटा गया। भौतिक भूगोल में भूगणित आपका हो गया, भूभौतिकी हो गया, खगोलीय भूगोल हो गया, का जो है कार्टोग्राफी हो गया, भू आकृति विज्ञान हो गया, जलवायु भूगोल या जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, हिमनद भूगोल, जैव भूगोल। तो ये सब किसके हैं? भौतिक भूगोल के ही अंग हैं। जंतु भूगोल, वनस्पति भूगोल, ये सब किसके हैं? भौतिक भूगोल के अंग हैं। जबकि मानव भूगोल में आप बता सकते हैं जैसे कि रीजनल जियोग्राफी हो गया, सेटलमेंट जियोग्राफी हो गया, आपका ग्रामीण जो है जियोग्राफी हो गया, और उसके बाद में नगरीय भूगोल हो गया, आपका जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में आपका संसाधन मतलब संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, ये सब हो गया आपका क्या, इस औद्योगिक भूगोल, यातायात एवं परिवहन भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत है। तो ये सब आप बता सकते थे आसानी से। तो हो गया ये भूगोल की प्रकृति को और भूगोल को विज्ञान के रूप में यहाँ पर आपको स्पष्ट करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूगोल को विज्ञान के रूप में स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। तो भाई भूगोल विज्ञान के रूप में, विज्ञान है ही भूगोल, क्या दिक्कत है उसमें? भूगोल विज्ञान ही है, इसमें आपको कोई दिक्कत की नहीं, क्योंकि भौतिक भूगोल पूरा का पूरा क्या है, वैज्ञानिक ही है। तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते थे भूगोल की विषय वस्तु क्या है। भूगोल की विषय वस्तु का सही वास्तविक विवरण प्रस्तुत करता है भूगोल, तो इसीलिए वैज्ञानिक है। दूसरी बात किया है कि भूगोल जो है पृथ्वी की सतह के तथ्यों को वर्गीकृत करता है। तीसरी बात यह है कि भूगोल भौगोलिक विश्लेषण एवं संश्लेषण में सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करता है। तीसरी बात है कि भूगोल पृथ्वी के तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। पांचवी बात यह है कि भूगोल पृथ्वी की सतह का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करता है, इसीलिए वैज्ञानिक आसानी से बता सकते थे आप। अगला प्रश्न है भाई, भूगोल में द्वैतवाद पर टिप्पणी करिए। द्वैतवाद का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि भूगोल में जो दो विचारधारा है, जैसे कि आपकी हो गई एक भौतिक भूगोल, एक जो है मानव भूगोल। तो इसमें द्वैतवाद में प्रमुख वाद जैसे कि आपका सामान्य भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल। कभी कभी क्या होता है, भूगोल दो मतलब द्वैतवाद माना कि दो विचारधाराएं। पहली चीज़ ये है कि सामान्य भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, ये भी एक द्वैतवाद है। दूसरा चीज़ ये है भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। तीसरी बात क्या है, नियतिवादी भूगोल बनाम संभववादी भूगोल। चौथी बात हो गई आपकी मात्रात्मक विधि तंत्र बनाम व्यवहारिक विधि तंत्र। पांचवी बात होती है इसमें सैद्धांतिक भूगोल बनाम व्यवहारिक भूगोल। तो कई चीज़ें हैं, तो ये सब द्वैतवाद आप बता सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न आपके समक्ष था, भूगोल में हेरोडोटस के योगदान का वर्णन कीजिए। हेरोडोटस, भूगोल में हेरोडोटस के योगदान का जो है क्या दीजिए भाई, योगदान का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, हेरोडोटस के बारे में प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न है भाई, हेरोडोटस के बारे में आप प्रश्न बताएं। ठीक, प्रश्न का उत्तर बताएं। हेरोडोटस के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न है भाई, प्रश्न है कि भूगोल में हेरोडोटस के योगदान का वर्णन कीजिए। तो कैसे लिखेंगे आप, चाहे भूगोल में द्वैतवाद पर टिप्पणी लिख सकते थे, चाहे ये लिखिएगा, दोनों में से एक ही करना। जब भी आपके पेपर में और करके प्रश्न दे तो आपको दोनों में से केवल एक ही करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भूगोल में हेरोडोटस का योगदान आप आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि हेरोडोटस जो है इसका जन्म हुआ था 485 ईस्वी में, ईसा पूर्व में ही इसका जन्म हुआ था। 425 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। हेरोडोटस प्रसिद्ध जो है यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, और इनका जन्म एशिया माइनर के दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्रीस के हेलिकारनेसस नामक नगर में हुआ था। उसे भ्रमण करने में विशेष रुचि रहती थी, और 464 ईसा पूर्व से 447 ईसा पूर्व तक ज्ञात विश्व के अधिकांश भागों का भ्रमण इसने किया। उसकी यात्राओं में एशिया माइनर, यूनान, पर्सिया तथा काला सागर के निकटवर्ती प्रदेशों की यात्रा भी इसने करी। और पर्शियन साम्राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्यों का उल्लेख जो है हेरोडोटस के द्वारा किया गया। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है क्या, प्रसिद्ध ग्रंथ है हिस्टोग्राफी। हेरोडोटस का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इतिहास एवं भूगोल का मिश्रित ग्रंथ माना जाता है हिस्टोग्राफी को, इसलिए हिस्टोग्राफी, हिस्टो से बना है हिस्ट्री, और ग्राफी, ग्राफो से बना क्या भाई, जो है ग्राफी से आप बता सकते हो क्या, जो है भूगोल। तो इसीलिए इतिहास और भूगोल का मिश्रित ग्रंथ कौन सा है, हिस्टोग्राफी। ओके, ध्यान रखेंगे बात। तो खास करके जो है इस ग्रंथ में प्रदेशों की स्थिति, विस्तार, प्रमुख साम्राज्य, उसके उपविभाग, वहाँ निवास करने वाले जो लोग हैं, रीति रिवाज, कार्यकलाप और लक्षण, नदी उसमें कैसे बाढ़ आते थे, नहर, बस्ती प्रमुख रूप से, और विश्व के मानचित्र, इन सभी का उल्लेख जो है हेरोडोटस की पुस्तक जो है हिस्टोग्राफी इसमें मिलता है।
और उसने हेरोडोटस ने वातावरणवाद की शुरुआत करी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, तो ये बात आप आसानी से बता सकते हैं। हेरोडोटस ने ही ज्ञात विश्व के मानचित्र में भूमध्य सागर के चारों ओर जो है प्रदेश जो है प्रदर्शित किया। भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ भाग भी थे। इस मानचित्र में भारत को भी इन्होंने जो है दर्शाने का प्रयास किया हेरोडोटस ने। और मानचित्र में प्रदेश का जो है वितरण की व्यवस्था का ध्यान रखते हुए ज्ञात विश्व को निम्नलिखित 3 परंपरागत भागों में इसने बांटा। पहला था एशिया, दूसरा था लीबिया और तीसरा था यूरोप तथा जो है स्किथिया। तो कई चीज़ें हैं, तो इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर, भौतिक एवं मानव भूगोल के क्षेत्र में अरबों के योगदान को स्पष्ट कीजिए। क्या प्रश्न है भाई? प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे क्या है कि भौतिक एवं मानव भूगोल, प्रश्न है भौतिक एवं मानव भूगोल के क्षेत्र में अरबों के योगदान को स्पष्ट कीजिए। अरबों के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो भौतिक भूगोल में अरबों का क्या योगदान रहा भाई? भौतिक भूगोल में तो सैयद मुजफ्फर अली के अनुसार अरब भूगोल में स्थल मंडल एवं वायुमंडल की अधिक जानकारी उपलब्ध होती है। अरब भूगोलवेत्ताओं को अपर्दन चक्र की जानकारी थी। पृथ्वी सतह की भू आकृतियों के आंकड़ों में उन्होंने अपर्दन एवं निक्षेपण की प्रक्रियाओं का योगदान स्पष्ट किया। इसी तरह पर्वतों की उत्पत्ति, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, इन सभी को तर्कसंगत एवं व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास भौतिक भूगोल में जो है किया है। किसने? अरब के भूगोलवेत्ताओं ने। तो ये हो गया। अल मसूदी जो था अरब का ही भूगोलवेत्ता है, उसने पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की 7 परतें बनाई और ऊर्जा के मतलब सौर ऊर्जा की पृथ्वी की सतह पर जो है असमान वितरण का कारण सूर्य की किरणों का तिरछापन बताया। और मेघ, ओस, कोहरा, वर्षा आदि की प्रक्रियाओं को भी सही ढंग से समझाने का प्रयास इसने किया। वायुमंडल की परतों का 3 भागों में विभाजन अरब भूगोलवेत्ताओं पर यूनानी ज्ञान के प्रभाव के कारण जो है किया गया। तो ये कई चीज़ें हैं जो कि अरब भूगोलवेत्ताओं के द्वारा भौतिक भूगोल में योगदान मिला। और दूसरी चीज़ क्या है भाई? दूसरा क्या पॉइंट है यहाँ पर प्रश्न का कि मानव भूगोल के बारे में। तो अरबों का मानव भूगोल में क्या योगदान है, इसको भी जान लीजिए। तो अरब भूगोल में मानव भूगोल का वर्णन अधिक नहीं मिलता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप। किंतु पश्चिमी एशिया में प्राकृतिक वातावरण की कठोरता से मनुष्य की क्रियाएं प्रकृति से प्रभावित होती हैं और इसका वर्णन अरब भूगोल में मिलता है। उदाहरण के लिए बद्दू जो जनजाति है, उसके जीवन बिताने वाले चरवाहे प्रकृति की विषमता के कठोर जो है के कारण कठोर स्वभाव वाले हो जाते हैं। संसाधनों की कमी उन्हें लूटने, डाका डालने एवं हत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर जहाँ प्राकृतिक वातावरण विषम नहीं है, वहाँ मनुष्य शांत स्वभाव वाला हो जाता है। अरब भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक घटनाओं एवं जलवायु से प्रभावित होता है, ऐसा इन लोगों ने बताया है। संसार के जो है उत्तरी भागों में निवासियों को अरब विद्वानों ने चंद्रमा एवं मंगल के प्रभाव में आकर के शिकारी प्रवृत्ति का होना बताया है। इसी प्रकार दक्षिण के निवासी शनि के प्रभाव से आलसी हो जाते हैं और मध्यवर्ती क्षेत्रों में बृहस्पति एवं बुध के प्रभाव से वहाँ के निवासी वैज्ञानिक एवं विद्वान होते हैं। इस प्रकार निश्चयवाद की झलक यहाँ पर दिखाई देती है। कहाँ पर? मानव भूगोल में अरब भूगोलवेत्ताओं ने। अरब भूगोलवेत्ता एक बार फिर से सुनिएगा, बड़ी फेमस बातें हमने आपको बताई। क्या बताई? कि जो है संसार का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग के जितने भी लोग हैं वहाँ पर जो है अरब भूगोलवेत्ताओं ने बताया जितने भी उत्तर के लोग हैं वो चंद्रमा एवं मंगल के प्रभाव में आते हैं, इसीलिए वो शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं उत्तर के लोग। जबकि दक्षिण के लोग जो होते हैं शनि के प्रभाव में आते हैं, इसीलिए दक्षिण के लोग आलसी ज़्यादा होते हैं। और जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं अर्थात जो बीच के लोग हैं वो बृहस्पति एवं बुध के प्रभाव में आते हैं और इसीलिए क्या है, वो वैज्ञानिक हैं और विद्वान बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ये बात ध्यान रखें। ये बात किसने बताई? ये जो है अरब भूगोलवेत्ताओं ने बताई। मानव भूगोल में योगदान है इनका। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा की यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो या वास्को डी गामा की टिप्पणी के बारे में हमने आपको बता दिया है, तो आपको आसानी से कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं, ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या भाई? वास्को डी गामा के बारे में हमने आपको बता दिया। ओके, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने सभी की जो है यात्राओं के बारे में आपको समझा दिया, तो किसी चीज़ में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है हमबोल्ट एवं रिटर की भौगोलिक विचारों मतलब विचारधाराओं की तुलना कीजिए। क्या प्रश्न है? हमबोल्ट और क्या भाई? हमबोल्ट और रिटर, कार्ल रिटर पूछ रहा है हमबोल्ट और कार्ल रिटर की भौगोलिक विचारधाराओं की तुलना कीजिए। तो हमबोल्ट और रिटर समकालीन विद्वान ही माने जाते हैं और ये इनके एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इनकी विचारधाराएं मिलती जुलती हैं कहीं ना कहीं पे हमबोल्ट की और रिटर की, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और हमबोल्ट और रिचर्ड जो हैं खास करके कहाँ के भाई? ये कहाँ के हैं? हमबोल्ट और रिचर्ड खास करके ये लोग जो है कहाँ के हैं भाई? तो हमबोल्ट और रिटर ये सब
कहाँ के भाई? तो ये सब कहाँ के हैं? हमबोल्ट और रिटर ये सब कहाँ के भाई? कहाँ के हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करें, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। हमबोल्ट और रिटर जो हैं ये सब कहाँ के हैं? हमबोल्ट, रिटर, कार्ट जो है, कांट, ये सब कहाँ के हैं? तो ये सब कहाँ के भाई? हमबोल्ट हो गए, कांट हो गए, रिटर हो गए, रिस्थोफन हो गए, रेटजल हो गए, हेटनर हो गए। ये सब हमने बताया था जर्मन भूगोलवेत्ता। कहाँ के भाई? जर्मन भूगोलवेत्ता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। प्रश्न क्या है कि हमबोल्ट और रिटर की भौगोलिक विचारधाराओं की तुलना कीजिए। तो पहली बात है कि पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि हमबोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल की रूपरेखा तैयार की। क्या? हमबोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल की रूपरेखा तैयार की। दूसरे खांचे में आप लिखेंगे रिटर का दृष्टिकोण। रिटर ने क्या किया भाई? रिटर के दृष्टिकोण में लिखेंगे पहला पॉइंट कि रिटर ने प्रादेशिक भूगोल को विशेष महत्व प्रदान किया। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं भाई आप? दूसरी बात लिखेंगे, दूसरी बात यह है हमबोल्ट ने आदर्शवादी दार्शनिकता को विशेष महत्व नहीं दिया और उसके विचार हीगल के विचारों से मेल नहीं खाते। किसके? हमबोल्ट के। जबकि जो रिटर जो है आदर्शवादी दार्शनिकता पर विश्वास करता है तथा उसकी विचारधारा हीगल के दार्शनिक विचारों से मेल खाती है। तीसरी बात है कि हमबोल्ट को प्रकृति की एकता और कार्य कारण संबंधों पर विश्वास था। जबकि जो रिटर जो महोदय हैं, रिटर को कार्य कारण संबंधों की तुलनात्मक विधि के आधार पर विश्वास था। चौथी बात यह है इसके बारे में, किसके बारे में? हमबोल्ट के बारे में, कि हमबोल्ट की प्रकृति सर्व ईश्वरवाद की ओर थी। किसके? सर्व ईश्वरवाद की ओर थी हमबोल्ट का दृष्टिकोण। जबकि जो रिटर है, ये रिटर में ईश्वरीय उद्देश्यवाद के विचारों की प्रधानता इसमें थी। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, तो ऐसे आप आसानी से इसके दोनों विचारों में तुलना आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसके स्थान पर, अगर वो प्रश्न नहीं पता दूसरा कर सकते हैं। इसके स्थान पर क्या कि भूगोल में संभववादी की संकल्पना के विकास में विडाल डिला ब्लास के योगदान पर जो है क्या करिए भाई? योगदान स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि भूगोल में संभववाद की संकल्पना के विकास में विडाल डिला ब्लास के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो ब्लास ने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत नियतिवाद की संकल्पना को अस्वीकार कर दिया और नियतिवाद जो था उसकी जो है संकल्पना को अस्वीकार करते हुए इसने रेटजल की पुस्तक जो है मानव भूगोल के द्वितीय खंड का गहन अध्ययन किया, जिसके आधार पर उसने संभववादी विचारधारा का सूत्रपात किया। किसने? विडाल डिला ब्लास ने। ओके, ध्यान रखेंगे किसने? विडाल डिला ब्लास ने। किसकी पुस्तक को पढ़ा भाई? तो रेटजल की पुस्तक पढ़ा। उसका क्या नाम है? मानव भूगोल। उसका द्वितीय खंड जो है इसने पढ़ा, उसके बाद में संभववादी विचारधारा का सूत्रपात किया और उनके अनुसार, किसके अनुसार? रेटजल जो है विडाल डिला ब्लास जो है इन्होंने बताया, क्या बताया? कि प्राकृतिक वातावरण मानव को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने हेतु कुछ सीमाओं के साथ साथ संभावनाएं भी प्रदान करता है। किसी स्थान का वातावरण मानव कार्य में अवरोधक व सीमा निर्धारित करने वाला हो सकता है, लेकिन वह नियंत्रणकारी नहीं हो सकता। वातावरण द्वारा प्रस्तुत सीमाएं एवं अवरोध मानव क्रियाकलाप में सदैव बाधा ही नहीं सहयोग भी प्रदान करते हैं। मनुष्य को प्राकृतिक वातावरण के अन्य तत्वों की भांति नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि वह एक क्रियाशील, बुद्धिमान एवं तकनीकी युक्त प्राणी है जो कि प्राकृतिक वातावरण में एक सीमा तक परिमार्जन करने की क्षमता रखता है। अपनी आवश्यकता से संबंधित कोई कार्य ऐसा नहीं है जो मनुष्य के द्वारा ना किया जा सके। आवश्यकता है उसमें लगन, क्रियाशीलता एवं क्षमता के विकास की, ऐसा मानना इन्होंने। पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण के स्वरूप को परिमार्जित करने का श्रेय मानव को ही है। इसलिए विडाल डिला ब्लास कहते हैं कि प्रकृति जो है मानव अधिवासों की स्थापना में कुछ सीमाओं के साथ साथ संभावनाएं भी जो है प्रस्तुत करती है, लेकिन उन परिस्थितियों के परिमार्जन व समायोजन का ढंग उसकी पारस्परिक जीवन पद्धति व कार्य करने के ढंग पर आधारित होता है। कहने का मतलब ये है संभववाद का मतलब ये है कि जो प्रकृति होती है कुछ संभावनाएं आपको देगी। जैसे मान लेते हैं आपको प्रकृति ने जो है भूमि दे दी, खेत दिया है। अब उस खेत में आप चाहे गेहूं बोएंगे चाहे गन्ना बोएंगे, ये आप पर निर्भर करता है कि आप गन्ना बोएंगे, गेहूं बोएंगे, या उस पर मकान बनाएंगे, या उस पर मत्स्य पालन करेंगे, या फिर उस पर जो है कोई वन लगाएंगे, यह आप करेंगे। तो वही चीज़ें प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है, उस पर मनुष्य जो होता है अपने हिसाब से उस पर कार्य करता है। तो ये क्या है भाई? ये जो है आपकी संभववाद विचारधारा है। प्रतिपादन किसने किया? तो विडाल डिला ब्लास। ओके, क्लियर होगा? आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई।
अगला प्रश्न आपके सामने समक्ष है, प्रादेशिक अध्ययन के ब्रिटिश संप्रदाय की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्रादेशिक अध्ययन के प्रश्न क्या है भाई, प्रादेशिक अध्ययन के ब्रिटिश संप्रदाय की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या, प्रादेशिक अध्ययन के ब्रिटिश संप्रदाय, प्रश्न क्या है, प्रादेशिक अध्ययन के ब्रिटिश संप्रदाय की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में आपके कौन कौन है भाई, हमने आपको बता दिया है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया आपको क्या, जॉन मैकेंडर वगैरह हो गए, ये सब इसी के हैं। ओके, जॉन मैकेंडर हो गए, हर्बर्टसन हो गए, ये सब यहीं के हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बताया जाए आपको, तो प्रादेशिक अध्ययन के ब्रिटिश संप्रदाय की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। विशेषता यही है भाई कि कौन कौन सी प्रादेशिक अध्ययन के ब्रिटिश संप्रदाय की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि ब्रिटिश भूगोल में प्रादेशिक भूगोल को 3 रूपों में स्पष्ट किया गया है। पहला क्या भाई, पहला ये है कि पृथ्वी सतह के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन जो लेंडर कुंडे के समान है किया जाता है। ओके, दूसरी बात यह है कि पृथ्वी को जो है कार्मोपलक्षी प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, जिसे ब्रिटिश संप्रदाय में प्रादेशिकरण भी कहते हैं। तीसरी बात है कि कृषि जो है किसी बृहद या फिर बड़े प्रदेश का दीर्घकाल तक अध्ययन करना, जिसे विशिष्टीकरण कहते हैं। तो ये बात भी है, ये विशेषताएं हैं। दूसरी विशेषता इसकी है, पहले में 3 विशेषताएं हमने बताई, दूसरी विशेषता क्या है भाई, दूसरी विशेषता है कि पैट्रिक गेडिस ने प्रादेशिकरण के साथ प्रादेशिक सर्वेक्षण पर भी विशेष बल दिया है, तो ये भी विशेषता है। तीसरी विशेषता यह है कि गेडिस ने प्रादेशिक सर्वेक्षण की उपयोगिता प्रादेशिक नियोजन के लिए प्रतिपादित किया है। तो अभी आपको शायद ये बातें ना समझ में आएंगी, क्योंकि जो है हमने वैसे बता दिया, आपको समझाने का प्रयास भी नहीं किया, तो इसीलिए आपको बातें नहीं समझ में आएंगी। एक बार समझिए फिर से, ग्रेट ब्रिटेन के गेडिस महोदय प्रादेशिक भूगोल के प्रणेता माने जाते हैं तथा जैवशास्त्री व नगर नियोजक भी माने जाते हैं। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार परिवारों के जीवन निर्वाह का आधार उनके द्वारा किए गए संबंधी कार्य होते हैं, और यही कार्य क्षेत्र विशेष के वातावरण से प्रभावित होते हैं जहां मनुष्य कार्य करता है। लीपले एक फ्रांसीसी विद्वान है, उन्होंने इस बात को स्थान, कार्य और परिवार नाम की संज्ञा दी है। गेडिस ने इसे स्थान, कार्य एवं जनसमूह के नाम से संबोधित किया तथा इसे अपने नगर और प्रदेश के अध्ययन में लागू किया। और पेट्रिक गेडिस जो है फेडरिक लीपले के अनुयायी व्यक्ति थे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रादेशिक अध्ययन यही सी चीज़ें हैं जो कि हमने आपको बताई। हालांकि इसका उत्तर मैं आपको फिर देने का प्रयास करूंगा, अगर जो है निश्चित तौर पर समझाने का प्रयास करूँगा। अगला है, एलन चर्चिल संपुल का सामान्य परिचय तथा भौगोलिक ग्रंथों के नाम लिखिए। एलन चर्चिल संपुल, एलन चर्चिल संपुल जो हैं ये जो हैं जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। रेटजल जो थे उनकी शिष्या हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता जो रेटजल हैं उनकी शिष्या थी कौन, कुमारी सेम्पुल अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। और इनका जन्म केंटकी राज्य के लुइसविले नामक स्थान पर एक किसान परिवार में हुआ था, एलन चर्चिल संपुल का। और इसने 1882 ईस्वी में वसार महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करी। सन 1890 ईस्वी तक सेम्पुल ने समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल में गहन अध्ययन किया। उस समय भूगोल एवं सामाजिक विज्ञानों में सेम्पुल को अमेरिकन जो है परोगामी माना जाता था। सन 1887 ईस्वी में उसने जो है लीपजिंग विश्वविद्यालय में रेटजल के भौगोलिक विभाग में भूगोल की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करी। उस पर रेटजल की नियतिवादी विचारधारा का प्रभाव जीवन पर्यंत रहा। सन 1897 ईस्वी में वह अमेरिका वापस गई, और अमेरिका वापस जाने के बाद में आने के बाद में क्लार्क जो है विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, और यहाँ पर इसने भूगोल विभाग की स्थापना करी। सेम्पुल के अधिकांश लेख अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी और जियोग्राफिकल जर्नल लंदन से प्रकाशित किए जाते रहे। और उसकी जो है कुमारी सेम्पुल की भौगोलिक दक्षता एवं विद्वता के आधार पर ही सन 1914 ईस्वी में अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी ने उसे स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया। सेम्पुल के भौगोलिक कार्यों में रेटजल की भौगोलिक विचारधारा की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है साफ तौर पर, और रेटजल की विचारधारा के आधार पर उसने कई ग्रंथ तैयार किए। 8 मई सन 1932 ईस्वी को एलन चर्चिल सेम्पुल का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। इनके भौगोलिक ग्रंथ मुख्य रूप से 3 ही हैं। पहला है सन 1903 ईस्वी में प्रकाशित होता है अमेरिकी इतिहास। अपनी भौगोलिक दशाओं में कुमारी सेम्पुल की यह प्रथम रचना है, जो आज भी अमेरिका के इतिहास संबंधी तथ्यों और उनकी पृष्ठभूमि समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरी रचना इसकी है 1911 में प्रकाशित होती है।
भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। सेम्पुल की द्वितीय महत्वपूर्ण रचना ये मानी जाती है। इस रचना में सेम्पुल ने रटजल के सिद्धांतों को अपनाया, क्योंकि वह जीवन प्रयत्न रटजल की भौगोलिक विचारधारा को ही महत्व प्रदान करती रही। रटजल ओके, क्योंकि रटजल की शिष्य थी कौन? सेम्पुल, कुमारी सेम्पुल। और तीसरी रचना इसकी 1915 में प्रकाशित होती है कुमारी सेम्पुल की। उसका नाम है भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल। इसका प्राचीन इतिहास से संबंध सेम्पुल की तृतीय महत्वपूर्ण रचना ये रही है, जिसमें काव्यमयी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें लगभग 2800 प्रसंग विद्यमान हैं। उसकी यह रचना विषम एवं शैली की दृष्टि से अत्यंत सरल है, स्पष्ट है, मधुर है, परिष्कृत है और चिर प्रतिष्ठित भी है। बड़ी फेमस रचना है। तो ये तीन रचनाएं खास करके कुमारी सेम्पुल की हैं, जो कि हमने आपको बता दी। सेम्पुल के बारे में बता दिया हमने, लगभग सभी विद्वानों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर आपको सारी की सारी चीज़ें पता हो गई होंगी। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न है, इनको आपको केवल 2 करने हैं। 5 प्रश्न यहाँ पर दिए होते हैं, केवल 2 करने होते हैं खंडशः से। 500 शब्दों में एक प्रश्न को आपको उत्तर को लिखना होता है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है आपका कि भूगोल भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन का विज्ञान है, व्याख्या कीजिए। क्या? भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन का विज्ञान है, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी वीडियो की व्याख्या मैं जल्दी करूंगा। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में। क्या? प्राचीन काल में भारतीयों के भूगोल प्राचीन काल में भारतीयों के भूगोल में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये है कि भारतीयों ने क्या प्राचीन काल में योगदान दिया है, तो इसके बारे में खास करके मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा। शुरुआत का वीडियो जो होगा उसमें जो है भूगोल में जो योगदान रहा है, जो हमारे भारतीय विद्वान है प्राचीन, चाहे बारामिहिर हो चाहे आर्यभट्ट हो, इन सभी के योगदान के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको पता चले कि भारतीय भूगोल का क्या योगदान रहा है उसमें। ओके, तो कितनी बातें क्लियर हो गई आपकी? आगे बढ़ा जाए। जैसे आपके आर्यभट्ट हो गए, भास्कराचार्य हो गए, आचार्य ब्रह्मगुप्त हो गए आपके, ठीक है, आर्यभट्ट हो गए, आर्यभट्ट द्वितीय हो गए, ठीक, इन सभी के बारे में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। खास करके विश्व की रचना का सबसे प्राचीन नाम भारतीय विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन भारतीय विद्वान बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हुआ करते थे और इनके बहुत ज़्यादा ज्ञान, जैसे आर्यभट्ट जी हो गए। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर वर्तमान में पटना में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में नक्षत्र विज्ञान एवं गणित के महान अध्येता एवं शिक्षक रहे। भारत में सर्वप्रथम प्रक्षेपित उपग्रह नामकरण भी आर्यभट्ट के नाम पर किया गया। और आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी व चंद्रमा की छाया के द्वारा होता है, राहु के द्वारा नहीं। ये तमाम सारी बातें इन्होंने बताई। किसी दिन मैं प्रॉपर तरीके से आर्यभट्ट के बारे में और इन सभी के बारे में चर्चा कर दूंगा। एक दिन मैं सभी के बारे में बता दूंगा, बारामिहिर के बारे में बताऊंगा, भास्कराचार्य के, आर्यभट्ट द्वितीय के बारे में, आचार्य ब्रह्मगुप्त के बारे में, इन सभी के बारे में बता दूंगा। ओके, तो प्राचीन भारत में जो भूगोल की स्थिति है उसके बारे में आपको बता दूंगा पूरा विस्तार से हम। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट जो है उसी वीडियो में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है भाई। अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? बड़ा ही फेमस प्रश्न आपका है कि भूगोल में पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? भूगोल में पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार प्रश्न आता है तो आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिद्ध कीजिए कि भूगोल के दार्शनिक आधार का शिलान्यास इमैनुअल कांट ने किया था। तो भूगोल के दार्शनिक आधार का शिलान्यास कांट ने किया था, ये सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ में भूगोल के अध्ययन के विकास की समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी 1900 कि 2000 जो 21 वाला मॉडल पेपर है उसको भी देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको बता दूं, एजुकेशन का जो वीडियो होगा वो कल आपको देने का प्रयास करूंगा। कल आपकी रात के 7 बजे से, आपको बता दूं, कल रात 7 बजे से आपकी क्लास कौन सी होगी भाई? कल रात 7 बजे आपकी क्लास होगी एजुकेशन अर्थात शिक्षा शास्त्र जो है बी तृतीय वर्ष अर्थात थर्ड ईयर के लिए मैं आप क्लास डेली एक क्लास दूंगा। थर्ड ईयर आपकी तृतीय वर्ष पेपर 2 का क्लास होगा शिक्षा शास्त्र के एजुकेशन का। और पेपर का नाम क्या है भाई? आपके शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। ओके, क्या नाम है? शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। इसकी वीडियो कल आपको देने का प्रयास करूंगा, कल आपकी लाइव होगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।